काव्या रायचंद ने ठंडे स्वर में कहा, महामहिम, आपको खुद पर कुछ ज्यादा ही घमंड है। अपनी इस मुख्य राजकुमारी को जहां से लाए थे वहीं वापस ले जाए। अगर कल आप जीत गए तो इसे मेरे पास भेज दीजिएगा। काव्या, नाराज मत हो, मैं महामहिम युवराज के साथ चली जाऊंगी। मैं तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए कल जिन्वू अखाड़े में होने वाले मुकाबले में आऊंगी। रवीना रायचंद रवीना ने मजबूत होने का नाटक करते हुए कहा। यह कोई बुरी बात नहीं होगी अगर यह खूबसूरत लड़की उसके साथ युवराज की हवेली में वापस चली जाए। उसने आज बहुत अच्छा बर्ताव किया था, उसके साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने का यह एक बहुत अच्छा मौका है। इसलिए युवराज शौर्य रवीना को अपने साथ ले गए। ये खबर मिलने के बाद महाराज की दाईं आंख फड़कने लगी, मानो उन्हें किसी बहुत बड़े खतरे का एहसास हो रहा हो। अंगरक्षकों, महामहिम युवराज को तुरंत राजमहल में बुलाओ। रायचंद परिवार की मालकिन और होनहारों की सूची में 7वें नंबर पर मौजूद यज्ञ के बीच हुए रोमांचक मुकाबले के बाद जिन्वू अखाड़ा अब एक और बहुत ही खूंखार और जानलेवा मुकाबले का गवाह बनने वाला था। वह मुकाबला रायचंद परिवार की मालकिन और होनहारों की सूची में सबसे ऊपर मौजूद महामहिम युवराज शौर्य के बीच होने वाला था। पूरे विजयनगर में खलबली मच गई थी और मुकाबला देखने के टिकट पलक झपकते ही आसमान छूती कीमतों पर बिकने लगे। मालकिन दिन ब दिन और भी ज्यादा खौफनाक होती जा रही हैं। उन्होंने होनहारों की सूची में 7वें नंबर पर मौजूद यज्ञ और चौथे नंबर पर मौजूद देविका को हरा दिया, और अब वह सीधे नंबर 1 पर मौजूद महामहिम युवराज से मुकाबला कर रही हैं। मैंने सुना है कि वे दोनों ही तत्व आधारित साधक हैं। एक जल तत्व की साधिका है और दूसरा वायु तत्व का साधक। ये मुकाबला सच में बहुत खौफनाक होने वाला है। यश ने कहा, बड़े भाई, आपको सच में मालकिन पर इतना भरोसा है? आप मुझे धोखा नहीं दे सकते। मैंने अपनी सारी कमाई उन पर दांव पर लगा दी है। बॉस ने खुद अपनी तरफ से जिन्वू अखाड़े में 30 लाख स्वर्ण मुद्राओं का सबसे बड़ा दांव लगाया है। तुम्हारी 1000 चांदी के सिक्कों की रकम तो बॉस की रकम के सामने कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगा? यज्ञ ने शांति से कहा। यश ने अपनी मुट्ठियां भींची। ठीक है, तो मैं भी अपना सब कुछ दांव पर लगाता हूं। महामहिम युवराज मंच पर आ रहे हैं। एक लड़की की चीख ने हर किसी का ध्यान मुकाबले के मंच की ओर खींच लिया। आज युवराज शौर्य ने सफ़ेद रंग की पोशाक पहनी हुई थी और वह हमेशा की तरह सौम्य और शालीन दिखने के बजाय बहुत ही रौबदार और खौफनाक लग रहे थे। उनके काले बाल हवा में हल्के से लहरा रहे थे और उनका आकर्षक चेहरा किसी का भी दिल जीतने के लिए काफ़ी था। अगर रायचंद परिवार ने एक बेमिसाल और खूबसूरत युवा स्वामी को जन्म नहीं दिया होता तो ये कहना गलत नहीं होता कि युवराज विदर्भ राज्य के सबसे आकर्षक और खूबसूरत इंसान हैं। एक जामुनी रंग की आकृति धीरे धीरे अखाड़े की ओर बढ़ी। उसका बेमिसाल अंदाज और उसके चलने का शालीन तरीका खूबसूरती और रौब दोनों में युवराज को भी मात दे रहा था। हर किसी का चेहरा हैरानी से भर गया। रायचंद परिवार की मालकिन सच में नंबर 1 युवा मालकिन होने के अपने रुतबे पर खरी उतरती थी। उनका अंदाज सच में बहुत ही खौफनाक और हावी होने वाला था। युवराज शौर्य की आंखों में एक गहरी चमक आ गई और उन्होंने कहा, काव्या, हमारी खास पहचान को देखते हुए, ताकि मुकाबले के दौरान एक दूसरे को चोट पहुंचाने से कोई अनहोनी न हो और रायचंद परिवार और शाही परिवार के बीच दुश्मनी पैदा न हो, क्यों न हम एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करें। विदर्भ राज्य में अनुबंध बहुत दुर्लभ थे। एक बार हस्ताक्षर हो जाने के बाद वे स्वर्ग और पृथ्वी के कानूनों के दायरे में आ जाते थे। लगता है शाही परिवार ने मुझे फंसाने के लिए कोई बहुत बड़ी चाल चली है। काव्या ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। अनुबंध पर हस्ताक्षर? कोई बात नहीं, मेरे पास भी यहाँ एक अनुबंध है। अनुबंध में लिखा था, आज काव्या रायचंद और युवराज शौर्य के बीच एक मुकाबला होगा। अगर युवराज शौर्य जीत जाते हैं तो काव्या रवीना को रायचंद परिवार में वापस ले लेगी और उसके साथ रायचंद परिवार की बड़ी बेटी जैसा बर्ताव करेगी। अगर काव्या जीत जाती है तो युवराज शौर्य वे सारे पैसे वापस करेंगे जो रायचंद परिवार ने पिछले 18 सालों में रवीना को पालने पोसने और उसकी साधना पर खर्च किए हैं। वह अनुबंध में लिखी बातों से बहुत खुश था। ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि शाही परिवार के पास अनुबंधों की संख्या सीमित थी, इसलिए वह उस अनुबंध पर हस्ताक्षर करने को पहले रख सकता था। काव्या के काम बिल्कुल वही थे जो वह चाहता था। युवराज शौर्य ने सिर हिलाया और कहा, मुझे मंजूर है। दोनों लोगों ने 2 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए और इस तरह अनुबंध पक्के हो गए। एक बहुत ही रोमांचक और खौफनाक मुकाबला अब शुरू होने वाला था। जिन्वू अखाड़े के मुखिया ने ऐलान किया, मुकाबला शुरू होता है। काव्या, बचकर रहना। युवराज शौर्य ने सबसे पहले हमला किया। वह जमीन पर पैर पटकते हुए काव्या की ओर झपटे। कल उन्हें उनके पिता ने बुलाया था, जिन्होंने उन्हें एक आदेश दिया था, उन्हें हर हाल में काव्या को हराना होगा और उसे अपाहिज भी करना होगा। वायुदेव की उंगली, युवराज शौर्य ने भारी आवाज में कहा। युवराज शौर्य की उंगलियां पलक झपकते ही सैकड़ों परछाइयों में बदल गईं और हवा के एक खौफनाक झोंके के साथ काव्या के गले पर वार किया। हर कोई हैरानी से चीख उठा, क्या ये हवा की ताकत है? यह इतनी तेज है?
क्या मालकिन इससे बच पाएंगी? आध्यात्मिक स्तर के 9वें चरण का चरम महामहिम सच में हमारे विदर्भ राज्य के नंबर 1 होनहार होने के लायक हैं। वायु तत्व का ये खौफनाक वार सच में बहुत ताकतवर था। तत्व आधारित साधक सच में बहुत अलग होते हैं, जो देविका को भी बहुत पीछे छोड़ देते हैं। काव्या ने जल्दी से हवा की उस जानलेवा उंगली से बचने की कोशिश की और उसका शरीर डगमगाते हुए 10 कदम से भी ज्यादा पीछे हट गया। युवराज शौर्य ने अपनी बढ़त का फायदा उठाया और सीधे तत्व आधारित हमले शुरू कर दिए, जिससे काव्या थोड़ी परेशानी में पड़ गई। जलनाग प्रहार। काव्या भी कोई कमजोर खिलाड़ी नहीं थी। एक विशाल आसमानी रंग का जलनाग हवा को चीरता हुआ निकला और युवराज शौर्य की ओर झपटा। धड़ाम। जैसे ही जलनाग पास आया, युवराज शौर्य ने अपनी तलवार के एक ही वार से उसके 2 टुकड़े कर दिए। हर कोई हैरानी से चीख उठा। काव्या की ताकत सच में आध्यात्मिक स्तर के 8वें चरण तक पहुंच गई है। ये रफ्तार तो सच में बहुत खौफनाक है। 8वें चरण की ताकत से कोई फायदा नहीं होगा। महामहिम युवराज के सामने, जो 9वें चरण के चरम पर पहुंचे हुए एक तत्व आधारित साधक हैं, काव्या के जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। यश ने अपनी आंखें फाड़ते हुए कहा, बड़े भाई, क्या आपकी बॉस सच में कोई दानव हैं? जब 1 महीने से कुछ ज्यादा समय पहले उन्होंने आपसे मुकाबला किया था, तब वह केवल 6ठे चरण पर थीं। 1 महीने में 2 स्तर पार करना, क्या ये सच में मुमकिन है? यज्ञ की आंखों में एक चमक आ गई। बॉस सच में 8वें स्तर तक पहुंच गई हैं। लगता है मुझे भी और ज्यादा मेहनत करनी होगी। यश ने कांपते हुए कहा, बड़े भाई, कहीं आप भी तो अपना स्तर पार करने वाले नहीं हैं? यज्ञ ने सिर हिलाया और कहा, 7वें चरण का चरम, बस पहुंचने ही वाला हूं। यश ने यज्ञ को गले लगाया और कहा, बड़े भाई, जाकर अपनी बॉस से पूछिए कि क्या उन्हें एक और अनुयायी की जरूरत है। मुझे ये देखकर बहुत जलन हो रही है कि आपकी बॉस का अनुयायी कितनी तेजी से अपनी साधना कर रहा है। मुझे लगता है कि मालकिन को फिलहाल तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, और अगर होती भी तो शायद उन्हें तुम में कोई दिलचस्पी नहीं होती। यज्ञ के इन बेरहम शब्दों ने उसके छोटे भाई के कोमल दिल को चकनाचूर कर दिया। धड़ाम। जबकि यज्ञ और यश आपस में बातें कर रहे थे, काव्या और युवराज के बीच अनगिनत वार हो चुके थे। हवा और पानी के तत्वों के बीच की यह लड़ाई एक बहुत ही खौफनाक और बेमिसाल नजारा था, जो किसी की भी सांसें रोक सकता था। हर किसी की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। भले ही काव्या का स्तर युवराज से 1 स्तर कम था, लेकिन वह कहीं से भी कमजोर नहीं पड़ रही थी। वे दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। युवराज शौर्य को पता था कि वह काव्या के खिलाफ एक लंबी लड़ाई बिल्कुल नहीं जीत सकते, क्योंकि काव्या द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी की गोलियां टॉफी की तरह खा सकती थी। ये मुकाबला जितना ज्यादा खींचेगा, उनके लिए उतना ही बुरा होगा। उन्हें इस मामले को जल्दी खत्म करना होगा। युवराज शौर्य ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, हवा में नाचती हुई आग की परी। हवा के अनगिनत खौफनाक झोंकों ने एक ऐसा भंवर बना लिया जो सब कुछ तबाह कर सकता था, और वह इतनी तेजी से काव्या की ओर बढ़ा कि उससे बचना इतना आसान नहीं था। काव्या पीछे मुड़ी और उसके शरीर के अंदर की आध्यात्मिक शक्ति अपनी आखिरी हद तक पहुंच गई। जलनाग आसमान को हिलाता है। एक विशाल आसमानी रंग का जलनाग हवा में उछला, मानो एक बहुत ही खौफनाक और विनाशकारी नाच दिखा रहा हो, और उसने हवा के उस भंवर पर हमला कर दिया। यह आध्यात्मिक वार तो महामहिम युवराज की हवा में नाचती हुई आग की परी से बहुत मिलता जुलता है। ये तो उसका एक पूरी तरह से सुधरा हुआ और ज्यादा खौफनाक रूप है। यह युवराज शौर्य की आंखें फटी की फटी रह गईं। कोई भी उनके आध्यात्मिक वार को उनसे बेहतर नहीं जानता था। ये साफ तौर पर एक नकल थी। धड़ाम। 2 खौफनाक ताकतें आपस में बुरी तरह टकराईं, और उसी पल काव्या रायचंद तेजी से बाहर निकली। ये साफ था कि पर्याप्त जादुई गोलियां होने के कारण वह युवराज शौर्य से कहीं ज्यादा तेजी से ठीक हो गई थी। इससे पहले कि युवराज शौर्य कुछ समझ पाते, काव्या ने ठंडे स्वर में कहा, गिरते फूल और बहती बारिश। हवा में बचे हुए जलतत्व एक बार फिर नुकीले पानी के तीरों में बदल गए। वूश वूश वूश। किसी हल्की बारिश की तरह वे तेजी से युवराज शौर्य की ओर झपटे। हल्की बारिश जैसा दिखने वाला ये हमला इतना ताकतवर था कि भले ही युवराज शौर्य ने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनका बचाव टूट गया, क्योंकि उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा अभी पूरी तरह से वापस नहीं आई थी। पफ। पानी के कई तीरों ने युवराज शौर्य के शरीर को छलनी कर दिया, जिससे उनके घावों से तेजी से खून बहने लगा और उनका चेहरा मौत के समान पीला पड़ गया। जलनाग प्रहार। काव्या का हमला यहीं खत्म नहीं होने वाला था। उसने एक और वार करते हुए आगे की ओर जोरदार हमला किया। हर कोई अविश्वास में घूर रहा था और बड़बड़ा रहा था। उसने सच में दोबारा हमला कर दिया। धड़ाम। युवराज शौर्य का शरीर जलनाग के जोरदार हमले से अखाड़े के किनारे जा गिरा और उनके नीचे का अखाड़ा चकनाचूर हो गया। युवराज शौर्य का चेहरा राख जैसा सफेद पड़ गया था। एक पफ की आवाज के साथ उन्होंने खून की एक उल्टी की। काव्या ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, महामहिम, आप हार गए हैं। भीड़ में हाहाकार मच गया और वहां का नजारा पलक झपकते ही अफरा तफरी में बदल गया। क्या महामहिम युवराज सच में हार गए? मैंने अपना सब कुछ उन पर दांव पर लगा दिया था।
क्या काव्या कोई दानव है? उसने सच में महामहिम युवराज को हरा दिया, जो कि खुद एक तत्व आधारित आध्यात्मिक साधक हैं, वो भी तब जब उनका स्तर उससे ऊंचा था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। तभी एक दहाड़ गूंज उठी, मैं अभी हारा नहीं हूं। युवराज, जो पहले से ही बुरी तरह घायल थे, उन्होंने अचानक एक खौफनाक ताकत बाहर निकाली। आध्यात्मिक साधक का पहला स्तर। महामहिम युवराज ने अपना स्तर पार कर लिया है। मैं कैसे हार सकता हूं काव्या? तुम्हें खुद पर कुछ ज्यादा ही घमंड है। युवराज शौर्य ने काव्या की ओर ठंडी नजरों से देखा और उनके आकर्षक चेहरे पर एक खूंखार चमक आ गई। इस पल युवराज शौर्य की ताकत आध्यात्मिक साधक के स्तर पर पहुंचने वाले किसी भी आम साधक से बिल्कुल अलग थी। वे शायद एक दूसरे स्तर के आध्यात्मिक साधक से केवल थोड़े ही कमजोर थे। ये बिल्कुल भी अपना स्तर पार करना नहीं था, ये निश्चित रूप से कोई प्रतिबंधित दवा लेने का नतीजा था। युवराज शौर्य, जिन्होंने अपनी ताकत को जबरदस्ती बढ़ाया था, वे पहले से ही बहुत ताकतवर थे, जिससे उनसे निपटना शिखर सिंह के पिता जैसे इंसान से भी कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया था। अखाड़े की स्थिति अचानक पलट गई। युवराज शौर्य ने काव्या को बुरी तरह से दबा दिया और चिल्लाए, हवा में नाचती हुई आग की परी। आध्यात्मिक साधक के स्तर पर पहुंचने के बाद ये वार पहले से 3 से 4 गुना ज्यादा ताकतवर हो गया था और एक खौफनाक दबाव काव्या की ओर बढ़ने लगा। हर कोई बहुत घबराया हुआ था, ये सोचकर कि रायचंद परिवार की मालकिन अब इसका क्या जवाब देंगी। पहले की तरह उस जल नाग आसमान को हिलाता है वाले हमले का इस्तेमाल करना अब मुमकिन नहीं था, क्योंकि ताकत का अंतर बहुत ज्यादा था और मालकिन निश्चित रूप से बुरी तरह घायल हो जाएंगी। हैरानी की बात यह थी कि काव्या मुकाबले के मंच पर बिना हिले डुले खड़ी थी। क्या वह डर के मारे सुन्न पड़ गई है? बॉस, यज्ञ का चेहरा पीला पड़ गया और उसने अपने हाथ में पकड़े हुए चीनी मिट्टी के कप को चकनाचूर कर दिया। काव्या, एक घबराई हुई आवाज गूंजी। ये रवीना की आवाज थी, जो हमेशा किसी परी जैसी दयालु दिखने का नाटक करती थी। जल आत्मा ढाल। जैसे ही हवा का वह भंवर पास आया, काव्या ने हवा की ताकत को रोकने के लिए जल आत्मा ढाल का इस्तेमाल किया। चीर, उसकी पूरी आस्तीन फट गई और उसकी बर्फ जैसी सफेद त्वचा पर कई खूनी खरोंचें आ गईं। अगले ही पल काव्या की आकृति किसी भूत की तरह हिली। हवा के भंवर में एक खाली जगह ढूंढते हुए वह तेजी से बाहर निकली। छोटी जान, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। काव्या ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ से एक जहरीली सुई छोड़ दी। युवराज शौर्य ने अपनी ओर आते हुए एक जानलेवा खतरे को महसूस किया और एक पतली सुई को देखा। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, काव्या, क्या तुम अपनी मौत के इतने करीब आ गई हो? तुमने सच में मुझ पर हमला करने के लिए एक घटिया से गुप्त हथियार का इस्तेमाल किया है। रोक लो। हवा का एक झोंका आया और उसने उस जहरीली सुई को रोक लिया। लेकिन अचानक एक और भी ज्यादा बारीक सुई युवराज शौर्य की ओर झपटी, जिनकी आंखों की पुतलियां खौफ से सिकुड़ गईं। नहीं। पफ। वह सुई उनकी त्वचा में चुभ गई और अचानक युवराज शौर्य का शरीर अकड़ने लगा और वे जमीन पर गिर पड़े। काव्या युवराज शौर्य के पास गई और बोली, महामहिम, आप पहले ही हार चुके हैं। युवराज शौर्य की आंखें खून जैसी लाल हो गई थीं। काव्या, तुमने मुझे जहर दिया है। तुमने मुकाबले के नियम तोड़े हैं। काव्या ने ताना मारते हुए कहा, महामहिम, क्या आपके लिए प्रतिबंधित दवाएं लेना नियमों के खिलाफ नहीं है? अगर जिन्हों अखाड़ा इसकी जांच करता है तो मुझे बताए, पहले आपकी पोल खुलेगी या मेरी पोल खुलेगी? उसे पूरा यकीन था कि विदर्भ राज्य के रसवैद्य उसके जहर का पता नहीं लगा पाएंगे। तुम। पफ। गुस्से से आग बबूला होते हुए युवराज शौर्य ने खून की एक उल्टी की और बेहोश हो गए। काव्या ने अपने होंठ सिकुड़े और कहा, तुम्हारे शाही परिवार के लोग सच में बहुत कमजोर हैं। खून की उल्टी करते ही सब बेहोश हो जाते हैं। गहरे नीले रंग में एक आकृति नीचे उतरी और उसने जल्दी से अपना बाहरी लबादा उतारकर काव्या की कटी हुई बाहों पर डाल दिया। 21वीं सदी में रहने वाली लड़की होने के नाते काव्या को लगता था कि अपने हाथ पैर दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यज्ञ किसी औरत के इस तरह बेफिक्र रहने को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। काव्या ने कहा, महामहिम, भले ही आप बेहोश हो गए हैं, लेकिन ये शर्त एक अनुबंध पर आधारित है, इसलिए आप बेहोश होकर भी इससे बच नहीं सकते। यज्ञ, महामहिम युवराज का हर जाने का बिल पढ़कर सुनाओ। काव्या ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा। यज्ञ के होंठ फड़क उठे। जब से उसने बॉस का साथ देना शुरू किया था, तब से बिल पढ़कर सुनाना एक आम बात हो गई थी। एक बेहतरीन रसवैद्य होने के अलावा उसकी बॉस लोगों से कर्ज वसूलने में भी माहिर थीं। यज्ञ ने एक कागज निकाला और पढ़ना शुरू किया। रायचंद परिवार के मुख्य कुलश्रेष्ठ की पोती रवीना ने अपने जन्म से लेकर 1 महीने तक अपनी नींव मजबूत करने के लिए तृतीय श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया है। उसके पैदा होने से लेकर 18 साल की होने तक उसकी साधना के लिए जरूरी आध्यात्मिक जड़ी बूटियों और गोलियों की कीमत लगभग राज्य के शाही खजाने से भी कई गुना ज्यादा थी। यज्ञ ने कहा, कुल 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं। महामहिम, इसे चुकाने के लिए आपके पास 1 महीने का समय है, वरना आपको हर दिन की देरी के लिए 10,000 स्वर्ण मुद्राओं का ब्याज देना होगा। ठीक है बॉस, चलिए वापस चलते हैं।
यज्ञ का स्वर इस समय बहुत ही दृढ़ था। भले ही बॉस ने घाव भरने वाली जादुई गोलियां ले ली थीं, लेकिन फिर भी घाव का इलाज जल्दी होना जरूरी था, इसलिए उसने हर जाने का बिल जितनी जल्दी हो सके पढ़कर खत्म कर दिया था। वे दोनों आकृतियां वहां से गायब हो गईं, जिससे भीड़ में हाहाकार मच गया। हे भगवान, तो क्या विदर्भ राज्य की दूसरी होनहार प्रतिभा इतने सारे सोने से बनी है? थू, ये कैसी होनहार प्रतिभा है? अगर मुझ पर भी इतना पैसा खर्च किया जाता तो मैं भी एक होनहार होता। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। महामहिम, क्या आप ठीक हैं? रवीना युवराज की हालत देखने के लिए दौड़ती हुई नीचे आए। देखो, वह रवीना है। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि वह ये मुकाबला देखने आएगी। हा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इस तरह दूसरे ही दिन मुंह उठाकर यहाँ आ जाएगी। वह दिखती तो किसी परी जैसी है, लेकिन मुझे लगता है कि वह बहुत बेशर्म है। भीड़ की जलन और नफरत के कारण वे रवीना के बारे में बुरा भला कहने लगे। विदर्भ राज्य की दूसरी होनहार प्रतिभा का खिताब शायद अब एक मजाक बनने वाला था। उवारा, इन कड़वी बातों को सुनकर रवीना बहुत ही दयनीय रूप से सिसकने लगी और एक बेबस चेहरे के साथ हर किसी की ओर देखने लगी। अब आगे रवीना का क्या होगा, इससे यज्ञ और काव्या को कोई परवाह नहीं थी। वे अपने घावों का इलाज करने के लिए पहले ही घर वापस जा चुके थे। लेकिन जैसे ही यज्ञ और काव्या बाहर आए, अचानक एक खून की प्यासी जानलेवा ऊर्जा चारों ओर फैल गई और काव्या को एक ठंडे और सख्त आगोश में खींच लिया गया। तुम घायल हो। वह आवाज बहुत ठंडी और बेरहम थी, जिसमें खून की प्यासी एक धार छिपी हुई थी। यज्ञ का चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि वह उस ठंडे, काले और खोपड़ी के आकार वाले मुखौटे को घूर रहा था। वह कांपते हुए बोला, महामहिम, रात्रि सम्राट, वह यहाँ क्या कर रहा है? और उसने बॉस को क्यों पकड़ा हुआ है? जब उन बर्फीली नीली आंखों ने यज्ञ की ओर देखा तो ऐसा लगा मानो वे यज्ञ की रूह को ही मिटा देना चाहती हों। हालांकि उसने आखिरकार कोई हमला नहीं किया और एक काली परछाई की तरह वहां से गायब हो गया। काव्या ने कहा, यज्ञ, मेरी चिंता मत करना, मैं जल्द ही घर आ जाऊंगी। यज्ञ वहीं जम गया। उसने अपनी मुट्ठियां भींची और आगे बढ़कर उन्हें रोकना चाहा। मैं चिंता कैसे न करूं? जो आदमी उन्हें ले गया है वह विदर्भ राज्य के लिए एक खौफनाक खतरा है। अफवाह है कि वह खून का प्यासा है, उसके मिजाज का कोई भरोसा नहीं है और वह किसी भी इंसान जैसा नहीं है, बल्कि जहन्नुम से रेंग कर आए किसी खौफनाक दानव की तरह है। वह अपनी मर्जी से किसी को भी मार सकता है, सिर्फ उनकी हड्डियां छोड़ता है। अगर उसे कोई खटकता है तो वह उसके पूरे खानदान को खत्म कर सकता है। अचानक उसे कुछ याद आया। जब मैं पहली बार बॉस को ढूंढने गया था तब बग्घी से आने वाली वह आवाज महामहिम रात्रि सम्राट की आवाज से बहुत मिलती जुलती थी। उसे अभी भी वे शब्द याद थे, वह औरत जिसकी मैं रक्षा करना चाहता हूँ। यज्ञ को अपने सीने में भारीपन महसूस हुआ, लेकिन उससे भी ज्यादा वह बहुत घबराया हुआ था। जाओ, तीसरे स्वामी आदित्य रायचंद को ढूंढो। चाहे जो हो जाए, बॉस इतने खतरनाक इंसान के साथ सुरक्षित कैसे महसूस कर सकती हैं? वह आदमी काव्या को ले गया। आदित्य रायचंद की कोमल आवाज किसी ठंडी हवा के झोंके की तरह थी। यज्ञ ने पूछा, तीसरे स्वामी, हमें क्या करना चाहिए? काव्या ने कहा था कि वह ठीक है तो वह निश्चित रूप से सुरक्षित वापस आ जाएगी। लेकिन उस इंसान की इतनी हिम्मत कि वह काव्या को छुए। मेरा सच में मन कर रहा है कि मैं उसके हाथ काटकर उसे हमेशा के लिए अपाहिज कर दूं। आदित्य रायचंद ने धीरे से कहा, उनके कोमल स्वर में एक खौफनाक और जानलेवा इरादा छिपा था। कड़क। आदित्य रायचंद के हाथों में जो चीनी मिट्टी का कप था वह चकनाचूर होकर पाउडर बन चुका था। यज्ञ ने आदित्य रायचंद के चेहरे की ओर देखा, जो बहुत ही सख्त और ठंडा हो गया था, और उसने मन ही मन सोचा, लगता है जो भी इंसान बॉस पर हाथ डालने की जुर्रत करेगा उसे पहले तीसरे स्वामी आदित्य रायचंद का सामना करना पड़ेगा। जाओ, अपना काम करो। जी। आदित्य रायचंद ने अपना सिर थोड़ा नीचे किया और धीमी आवाज में कहा, आखिर वह आदमी है कौन? वह काव्या में क्या ढूंढ रहा है और वह मेरे रायचंद परिवार से क्या चाहता है? वे इतने सालों से विदर्भ राज्य में रह रहे थे और वह हर किसी को अच्छी तरह से समझ सकता था। केवल ये रात्रि सम्राट ही एक बहुत ही रहस्यमयी इंसान था। रुद्र रात्रि सम्राट काव्या को अपने कमरे में ले आया, उसे एक मुलायम सोफे पर लेटाया और फिर उसके कपड़े उतारने की कोशिश करने लगा। काव्या ने कहा, मैं दवा खुद लगा सकती हूँ, क्या तुम कृपया थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हो? रुद्र ने कहा, मैं भी यह कर सकता हूँ। चीर की आवाज के साथ काव्या की आस्तीन को महामहिम रात्रि सम्राट ने बिना किसी हिचकिचाहट के फाड़कर टुकड़ों में बदल दिया। उसकी बर्फ जैसी सफ़ेद त्वचा पर कुछ हल्के लाल निशानों ने रुद्र की नज़रों को और भी ज़्यादा ठंडा और खूंखार बना दिया। काव्या के कुछ समझ पाने से पहले ही उसने अपना मलहम निकाला और उन पर लगा दिया। काव्या हक्की बक्की रह गई। इतनी जल्दी? मेरी पट्टी बांधने की रफ्तार इसलिए तेज थी क्योंकि मैं लगभग 20 सालों से एक डॉक्टर हूँ, ठीक है? वह भला इतना तेज कैसे हो सकता है?
रुद्र को शायद उसकी हैरानी का अंदाजा हो गया था और उसने बहुत ही कोमलता से काव्या के माथे पर बिखरे बालों को हटाते हुए कहा, मैंने अभी जो सीखा वह कैसा था। वह बहुत कम ही घायल होता था और उसने कभी अपने घावों पर पट्टी नहीं बांधी थी, लेकिन उसके सामने यह औरत हमेशा घायल होती रहती थी, तो भला वह उससे ये सब कैसे नहीं सीखता। काव्या हंसी और बोली, तुम सच में बहुत होनहार हो। तुम बहुत तेज हो और काम भी बहुत सफाई से करते हो। इसके अलावा मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। तुम निश्चित रूप से उन लोगों से बेहतर हो जो 30 या 40 सालों से डॉक्टरी के पेशे में हैं। रुद्र के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने कहा, यह अच्छी बात है। ये कहने के बाद वह मुड़ा और उसके अंदर से एक खौफनाक और जानलेवा ऊर्जा निकलने लगी। पूर्वी महल में किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। जो कोई भी उस औरत को नुकसान पहुंचाने की जुर्रत करेगा जिसकी वह रक्षा करना चाहता है, उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जैसे ही वे कंकाल उसके आदेशों का पालन करने और हमला करने वाले थे, काव्या ने तुरंत रुद्र को पीछे खींच लिया। रुद्र, रुको। अगर तुमने युवराज की हवेली को तबाह कर दिया तो मैं शर्त के वे पैसे किससे मांगूंगी जो वह मुझे हार चुका है। ठीक है, तो उन्हें छोड़ दो। उसने अपना हाथ हिलाया और वे सभी कंकाल बिना कोई हरकत किए वहीं खड़े रहे। काव्या ने अपने सामने खड़े उस इंसान को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके ठंडे और खूबसूरत चेहरे पर एक ऐसी बर्फीली ठंडक थी जो मानो किसी दूसरी दुनिया की लग रही हो। रुद्र, भले ही मुझे नहीं पता कि तुम मेरी रक्षा क्यों करना चाहते हो, लेकिन मैं, काव्या रायचंद, कोई कमजोर लड़की नहीं हूं। मैं युवराज शौर्य जैसे इंसान से खुद निपट सकती हूं। हाँ, जैसी तुम्हारी मर्जी, उसने शांति से कहा। काव्या के होंठ हल्के से फड़क उठे। इस समय युवराज शौर्य की हालत भी शायद कुछ खास अच्छी नहीं होगी। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे, काव्या रायचंद को, कोई इतनी आसानी से नुकसान पहुंचा सकता है? ठीक उसी समय पूर्वी महल के अंदर युवराज शौर्य को अपना पूरा शरीर आग की तरह जलता हुआ महसूस हो रहा था। बहुत गर्मी है, गर्मी। यह दीवान झांग ने युवराज की ओर देखा। उसे लगा कि हालात शायद। युवराज को क्या हुआ है? वे केवल मुकाबला हारे थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वे किसी जानवर में बदलने वाले हैं। रक्षकों, रानी रोन को यहाँ लाओ। कुछ ही पलों बाद रानी रोन को बहुत ही दयनीय हालत में बाहर लाया गया। उनके मुंह से झाग निकल रहा था, लेकिन युवराज की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ था। दीवान झांग ने कहा, ली जी को यहाँ लाओ। अंत में युवराज ने अपनी सारी औरतों का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन फिर भी उनकी परेशानी दूर नहीं हुई। वे सब बाहर जाकर औरतें ढूंढने वाले थे, क्योंकि महामहिम युवराज औरतों के मामले में बहुत ज्यादा नखरे दिखाते थे। धड़ाम, युवराज का एक खास अंगरक्षक बाहर फेंक दिया गया। दीवान झांग, यह महामहिम युवराज की चुनी हुई मंगेतर है, ये तो चलेगी न। मैं रवीना थोड़ी घबराई हुई थी और फिर उसे अंदर ले जाया गया। लेकिन एक चीख गूंज उठी, महामहिम, क्या हुआ? इससे पहले कि वह सच में युवराज की औरत बन पाती, वे बेहोश हो गए। नतीजतन शाही हकीम ने जांच के बाद बताया कि युवराज बहुत ज्यादा थक गए हैं और उन्होंने कहा कि शायद वे कुछ समय तक कोई भी काम करने के लायक नहीं रहेंगे। वह समय कितना लंबा होगा, इस बारे में सभी शाही हकीम चुप रहे, क्योंकि यह पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता था। ये पूरी जिंदगी के लिए भी हो सकता था। उसी समय रात्रि सम्राट की हवेली में काव्या ने कहा, रुद्र, घाव पर पट्टी बंध गई है, अब मैं वापस जा सकती हूँ। तुम तभी जा सकती हो जब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी। रुद्र का स्वर बहुत ही दृढ़ था। काव्या ने कहा, ठीक है। फिर से वही बात, जब हम पूरी तरह ठीक हो जाएंगे तब चले जाएंगे। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। उसका घाव भरने वाला मलहम बहुत ही बेहतरीन जड़ी बूटियों से बना था, यहाँ तक कि उसकी अपनी दवाइयों से भी बेहतर। ऐसा नहीं था कि वह इसे बना नहीं सकती थी, लेकिन वह जादुई दवा पूरी तरह से अनमोल थी और बाजार में मिलती ही नहीं थी। वह उसे हासिल नहीं कर सकती थी। घाव पर कोई दबाव न पड़े, इसलिए वह सोफे पर एक करवट लेट गई। नतीजतन रुद्र भी करवट लेकर उसके पास लेट गया। उसने एक हाथ उसकी कमर पर रखा और उसे अपने आगोश में खींच लिया। काव्या असहज होकर उसकी ओर झुकी और फुसफुसाई, रुद्र, तुम्हारी हवेली में बहुत सारे मुलायम सोफे हैं, तुम्हें मेरे साथ ही क्यों लेटना था? मुझे पकड़ो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, उसने धीमी आवाज में कहा। वे बर्फीली नीली आंखें, वह बेइंतहा खूबसूरत और ठंडा चेहरा, सब कुछ ठीक मेरे सामने था। उसके दिल की धड़कन बहुत शांत थी। ऐसा लग रहा था मानो वह बस यह नहीं चाहता था कि वह उसके हाथ पर दबाव डाले, इसीलिए उसने जबरदस्ती उसके साथ सोने का फैसला किया था। काव्या जितना ज्यादा समय उसके साथ बिताती थी, उसे उतना ही ज्यादा समझ आने लगा था कि एक बार जब यह इंसान कोई फैसला कर लेता है तो उसे मना करने की इजाजत नहीं होती। चूंकि यहाँ एक खूबसूरत और बेमिसाल इंसान का तकिया है, तो मैं इसका इस्तेमाल ही कर लेती हूँ। मुकाबले के बाद काव्या ने कुछ देर तक आराम से नींद ली और आखिरकार रात होने पर उठी। उसके घाव काफी हद तक ठीक हो गए थे और अब वह सच में अलविदा कह रही थी। इससे पहले कि वह अलविदा कह पाती, रुद्र ने कहा, मुझे भूख लगी है।
नतीजतन उन्हें रुकने और जाने से पहले एक शानदार दावत का आनंद लेने के लिए कहा गया। वह काली आकृति बिजली की तरह तेजी से हिली और काव्या को वापस रायचंद परिवार के घर काव्या के आंगन में ले आए। चांदनी रात में जमीन पर एक परछाई थी जिसे तिरछी चांदनी ने बहुत लंबा कर दिया था। काव्या ने पुकारा, यज्ञ, तुम इतनी रात गए अभी भी यहीं क्यों हो? बॉस, उस जानी पहचानी आवाज को सुनकर यज्ञ बड़ी खुशी से पीछे मुड़ा। अपनी बॉस काव्या रायचंद को, जिसके लिए वह इतना परेशान था, सुरक्षित देखने के अलावा उसने बर्फीली नीली आंखों की एक ऐसी जोड़ी भी देखी जो किसी भी इंसान के पूरे शरीर को जमा सकती थी। यज्ञ ने खुद को संभाला और उसकी ओर भी देखा। उनकी नजरें मिलीं और उनके बीच एक खामोश मुकाबला शुरू हो गया। पलक झपकते ही यज्ञ की हथेलियों से पसीना छूटने लगा और उसे अपने गले में खून का स्वाद महसूस होने लगा। यज्ञ हंसा और बोला, अब जब बॉस सुरक्षित वापस आ गई हैं तो मैं चैन की सांस ले सकता हूँ। घर पर मेरे पिता तो निश्चित रूप से बहुत गुस्सा हो रहे होंगे। मैं अब घर जा रहा हूँ। वह नीली आकृति पलक झपकते ही काव्या की नज़रों से गायब हो गई। काव्या ने कहा, रुद्र, बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें भी अब वापस जाना चाहिए। उसकी आकृति गायब हो गई थी, बस एक ठंडी और साफ आवाज पीछे छोड़ गई। पफ। रायचंद परिवार की एक छोटी सी गली में यज्ञ दीवार के कोने से टिककर खून की उल्टियां कर रहा था और उसका चेहरा मौत के समान सफ़ेद पड़ गया था। वह आदमी बहुत खौफनाक है। वह बॉस की नाक के नीचे से मुझे इतनी बुरी तरह घायल करने में कामयाब रहा और बॉस को इसका पता तक नहीं चला। कड़क कड़क कड़क, जहनुम से आने वाली मौत जैसी एक आवाज करीब आने लगी और जब यज्ञ ने ऊपर देखा तो उसने एक खून से सने लाल कंकाल को अपनी ओर आते देखा। जहनुम के कंकाल महामहिम रात्रि सम्राट के जानलेवा हथियार हैं, कोई भी उनके चंगुल से बच नहीं सकता क्योंकि वे साक्षात जहनुम के दूत हैं। रुद्र, रात्रि सम्राट उसे जान से मारना चाहता था। तभी एक काली आकृति बहुत ही शालीनता से नीचे उतरी, बिल्कुल आसमान से उतरने वाले किसी खौफनाक दानव की तरह, जिसके चारों ओर खून की प्यास और तबाही का खौफनाक माहौल था। रुद्र, तुम एक बहुत ही खतरनाक इंसान हो, आखिर बॉस के करीब जाने का तुम्हारा मकसद क्या है? यज्ञ ने भारी आवाज में पूछा। यहाँ तक कि जब मौत उसके सामने खड़ी थी तब भी उसे अपनी जान की नहीं बल्कि किसी और ही चीज की फिक्र थी। रुद्र की बर्फीली नीली आंखें और भी ज्यादा ठंडी हो गईं। क्या तुम्हें उसकी बहुत फिक्र है? हाँ, इसलिए अगर तुमने उसे जरा भी नुकसान पहुंचाने की जुर्रत की, भले ही तुम इतने खौफनाक हो कि मैं तुमसे लड़ न सकूं, फिर भी मैं तुम्हें रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। अपनी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा इकट्ठा करके यज्ञ ने रुद्र पर एक जोरदार मुक्का मारा, लेकिन इससे पहले कि वह उसके करीब पहुंच पाता, एक अदृश्य दीवार ने उसे रोक दिया। धड़ाम। यज्ञ की आंखों की पुतलियां फैल गईं। क्या मैं मरने वाला हूं? मैं अपनी बड़ी बहन बॉस के साथ थोड़ा और वक्त बिताना चाहता था और उनके साथ मिलकर कड़ी मेहनत करना चाहता था। तुम्हारे अंदर जागरूकता तो है, अफसोस कि तुम बहुत कमजोर हो। बेहोश होने से पहले यज्ञ ने केवल ये भावनाहीन शब्द ही सुने। काव्या अगले कमरे में गई जहां वह मुखौटे वाला अजीब इंसान लेटा हुआ था। उसने पूछा, क्या उसे अभी तक होश नहीं आया? मालकिन, जब से इसे यहाँ लाया गया है तब से इसे होश नहीं आया है, छाया एक ने खबर दी। चूंकि उसके पास इंसानी शरीर या इंसान जैसी कोई भी चीज़ नहीं थी, इसलिए भले ही वह मृत्युंजय काव्या हो, लेकिन वह उसे होश में नहीं ला सकती थी। काव्या ने कहा, उस पर कड़ी नज़र रखना, कौन जाने वह कब अपने आप ही होश में आ जाए। मुझे नहीं लगता कि वह इतनी आसानी से मरेगा। यज्ञ से कहना कि वह कल आकर मुझसे मिले। जी। यज्ञ को छाया 3 ने जगाया। जब वह उठा और उसने खुद को जिंदा पाया तो उसे थोड़ा यकीन ही नहीं हुआ। वह अभी भी जिंदा था और उसके शरीर पर एक भी खरोंच नहीं थी। मैंने तो कभी नहीं सुना कि कोई रात्रि सम्राट के चंगुल से जिंदा बच गया हो। आखिर रुद्र क्या करना चाहता है? युवा स्वामी यज्ञ, आपकी मालकिन आपका इंतजार कर रही हैं। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। मौत के मुंह से वापस आने के बाद उसे अचानक एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसे लगा मानो वह किसी चमत्कार से इस मुसीबत से बच निकला हो। अब से वह अपनी जिंदगी के हर पल को और भी ज्यादा संजो कर रखेगा। काव्या ने मुस्कुराते हुए पूछा, यज्ञ, सजावट के बाद हमारी फूलों वाली नाव कैसी लग रही है? यज्ञ ने कहा, बहुत अच्छी लग रही है। चलो आज रात सैर पर चलते हैं। मैं तुम्हारे लिए कुछ बहुत ही खूबसूरत लड़कियां ढूंढूंगी। तुम्हें कैसी लड़कियां पसंद हैं, मासूम, समझदार या फिर पानी की तरह शांत और कोमल? मैं नहीं जाना चाहता। यज्ञ के चेहरे पर निराशा छा गई। क्या हुआ, क्या तुम लड़कों को ऐसी जगहें पसंद नहीं आती? काव्या ने थोड़ी उलझन के साथ पूछा। यज्ञ ने जल्दी से कहा, मुझे कुछ और हिसाब किताब देखना है, इसलिए मेरा वहां जाना ठीक नहीं रहेगा। अगर तुम नहीं जा रहे हो तो लगता है मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। काव्या ने बड़बड़ाते हुए कहा, बॉस, आप एक लड़की हैं, अच्छा होगा अगर आप ऐसी जगहों पर न जाएं। भले ही उसकी बड़ी बहन बॉस कोई आम लड़की नहीं थी,
लेकिन फिर भी ऐसी जगहों से दूर रहना ही बेहतर था। काव्या ने कहा, भले ही तुम बॉस हो, लेकिन असली बॉस तो मैं हूँ। मुझे जहाँ मर्जी वहाँ जाने से कौन रोक सकता है। तुमने ही कहा था कि तुम हिसाब किताब देखना चाहते हो, है ना? जल्दी से जाओ और उन्हें देखो। और मैं मृत्युंजय मंडप के खाते भी नहीं देखना चाहती, इसलिए तुम उन्हें भी देख सकते हो। काव्या ने उसे बाहर धक्का दे दिया और उस पर एक बड़ा सा गट्ठर भी फेंक दिया। बॉस यज्ञ, तुम बस पैसे कमाने और हिसाब किताब रखने पर ध्यान दो। मैं तो मजे करने जा रही हूँ। मुझे पता था कि मैंने तुम्हें अपना अनुयायी चुनकर बिल्कुल सही फैसला लिया था। तुम हर काम में माहिर हो। अब मेरे पास दवाइयाँ बनाने और मजे करने के लिए बहुत सारा समय होगा। काव्या बेपरवाही से हंसी और यज्ञ को बेबस छोड़कर वहां से चली गई। चूंकि वह एक वेश्यालय में जाने वाली थी, इसलिए काव्या ने एक बार फिर एक आदमी का भेष बदलने का फैसला किया। टिंक अनुबंधित जानवर तुरंत आग बबूला हो गया। तुम लांती औरत, तुम मेरे चेहरे का इस्तेमाल करके वेश्यालय में जा रही हो। तुम मेरी शानदार छवि खराब कर रही हो। काव्या के होंठ फड़क उठे। क्या तुम्हारी कोई छवि बची भी है? अगर तुम एक इंसान का रूप तक नहीं ले सकते तो तुम्हारी क्या छवि है? उफ, मैंने भी क्या बेवकूफ़ी कर दी। मैंने सच में तुम्हें अपना चेहरा इस्तेमाल करने दिया। इस समय टिंग पछतावे से भर गया था। काव्या एक अजीब से नौजवान के रूप में बदल गई और रायचंद परिवार के घर से बाहर निकल गई। जैसे ही वह वेश्यालय जाने वाली थी, उसे अचानक कुछ याद आया और उसने अपना रास्ता बदल लिया। प्रथम नीलामी घर में अचानक गहरे जामुनी रंग की एक आकृति प्रकट हुई। काव्या ने खिड़की के पास आराम कर रहे उस आदमी की ओर देखा। सुनहरी धूप उसके संगमरमर जैसे चेहरे पर एक सुनहरी चमक बिखेर रही थी। नलिन, क्या तुम आज खाली हो? मैं तुम्हें एक शानदार दावत दूंगी, काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा। उस हल्के हरे रंग की आंखों वाले लड़के को देखकर, जो किसी कल्पित बौने एल्फ की तरह लग रहा था, नलिन की लोमड़ी जैसी तेज आंखों में हैरानी की एक चमक आ गई। कवि काव्या, तुम सच में मुझसे मिलने आए? मुझे लगा था कि तुम मुझे भूल गए होगे। काव्या ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम विजयनगर में मेरे दोस्तों में से एक हो और तुमने मेरी बहुत मदद की है। मैं आज अपना काम खत्म करने के बाद तुमसे मिलने आया ताकि तुम्हें एक सरप्राइज दे सकूं। एक सरप्राइज? नलिन की आंखों में उम्मीद की एक चमक आ गई। कैसा सरप्राइज? जब तुम मेरे साथ चलोगे तो खुद ही देख लेना। काव्या तेजी से आगे बढ़ी और रास्ता दिखाने लगी और नलिन बिना कुछ कहे उसके पीछे पीछे चल दिया। पर्पल युआन झील पर नीली लहरें मचल रही थीं। एक बहुत ही खूबसूरत छोटी सी नाव पर सवार होने के बाद नलिन बहुत खुश था, ये सोचकर कि काव्या उसे आराम से झील की सैर कराने लाया है। लेकिन जैसे ही वह छोटी नाव एक बहुत ही शानदार और बड़ी नाव के पास पहुंची, वह खड़ा हुआ और उससे बोला, नलिन, चलो अंदर चलते हैं। नलिन के होंठ फड़क उठे। कवि, यह विदर्भ राज्य की सबसे बड़ी मजे की नाव है, बहते जाम जैसे सपने। तुम्हारा मतलब है कि हम इस पर जाना चाहते हैं? काव्या ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, हाँ हाँ नलिन, चलो ऊपर चलते हैं और कुछ मजे करते हैं। अगर तुम एक असली मर्द हो तो इतना मत शर्माओ। काव्या कवि के रूप में ने ऐसे कहा मानो वह कोई जानी पहचानी कहानी सुना रही हो। मैंने सुना है कि बहते जाम जैसे सपने की 4 खूबसूरत लड़कियां निश्चित रूप से सभी सुंदरियों में सबसे बेहतरीन हैं। आज मैंने पूरी जगह बुक कर ली है और वे चारों तुम्हारी खातिरदारी करने के लिए यहाँ हैं। नलिन पूरी तरह से घबरा गया था। ये लड़का कुछ ज्यादा ही खौफनाक और बेतुका बर्ताव कर रहा था। उसने कहा, भाई कवि, क्या हम यहाँ से नहीं जा सकते? काव्या ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम सबको हो क्या गया है? तुम लोग इतनी मजेदार जगह पर नहीं आना चाहते? मैं पहले कभी मजे की नाव पर नहीं आया। नलिन, अगर तुम आज मेरे साथ नहीं आए तो मैं तुम्हें जहर देकर जबरदस्ती ऊपर ले जाऊंगा। काव्या की आंखों में खौफनाक चमक देखकर नलिन के होंठ फड़क उठे। मैंने ये कैसा दोस्त बना लिया है? मैं उसके मासूम और कल्पित बौने एल्फ जैसे रूप से बेवकूफ़ बन गया। भाई कवि, मैं तुम्हारे साथ ऊपर चलूंगा, नलिन ने कहा। वैसे भी कवि ने कहा था कि वह बस इस जगह को देखने के लिए उत्सुक है और वह पहली बार यहाँ आया है। उसने कहा था कि एक बार अंदर जाने के बाद उसे निश्चित रूप से यह जगह पसंद नहीं आएगी और फिर वे वहाँ से जा सकते हैं। भले ही काव्या ने अपनी असली पहचान उजागर नहीं की थी, लेकिन वह और नलिन दोनों ही बेमिसाल और खास खूबियों वाले इंसान थे और उनकी पारखी नज़रें उनके सामने मौजूद खूबसूरत औरतों को परख रही थीं। क्या आप दोनों को कुछ चाहिए? काव्या ने स्वर्ण मुद्राओं की गड्डियां निकाली और बिना गिने उन्हें खूबसूरत मेजबान के हाथ में थमाते हुए कहा, छत वाले वीआईपी कमरे का इंतजाम करो, सबसे अच्छा खाना और शराब परोसो, और फिर अपनी सबसे मशहूर चारों सुंदरियों चुकोंग, मेई जियान, येयिंग और चान यू को बुलाओ ताकि वे मेरे और मेरे दोस्त का मनोरंजन कर सकें। लेकिन चुकोंग और बाकी सभी? तड़ाक, काव्या ने स्वर्ण मुद्राओं की एक और गड्डी रख दी। बकवास बंद करो। अगर तुम्हें लगता है कि यह काफ़ी नहीं है तो मैं और दे दूंगा।
वैसे भी वह चाहे जितना भी खर्च करे, वह सब आखिरकार उसकी अपनी जेब में ही वापस आने वाला था, इसलिए काव्या आज जरूरत से ज्यादा मेहरबान हो रही थी। आसपास के कुछ मेहमान भी स्वर्ण मुद्राओं की इतनी बड़ी गड्डी देखकर हैरान रह गए। इतनी मोटी गड्डी निश्चित रूप से लगभग 10 लाख चांदी के सिक्कों के बराबर रही होगी। विजयनगर में बहुत से अमीर लोग थे, लेकिन पानी की तरह पैसे बहाने वाला यह नौजवान निश्चित रूप से दूसरा ऐसा इंसान था जिसे उन्होंने कभी देखा था। पहला इंसान बेशक रायचंद परिवार की अमीर मालकिन थी। नलिन के होंठ हल्के से फड़क उठे। कवि ने इतने बिगड़े हुए नवाबों वाले तौर तरीके कहाँ से सीख लिए? वह औरत काव्या को देखकर साफ तौर पर हक्की बक्की रह गई थी। जब पैसा कमाने का मौका सामने हो तो बेवकूफ़ी करना ठीक नहीं होगा। भले ही वे चारों सुंदरियां अपने तौर तरीकों को लेकर बहुत नखरे दिखाती थीं और हर किसी की मेहमाननवाजी नहीं करती थीं, लेकिन ये स्वर्ण मुद्राएं किसी का भी दिल जीतने के लिए काफ़ी थीं। ठीक है, मैं अभी इंतजाम करती हूँ। काव्या बहते जाम जैसे सपने नाव की सबसे ऊपरी मंजिल पर बने इकलौते वीआईपी कमरे में बैठी थी। पर्पल युआन झील हल्की रोशनी से चमक रही थी और ठंडी हवा का एक झोंका उसके लंबे भूरे हरे बालों को उड़ा रहा था। नलिन उस बेइंतहा खूबसूरत चेहरे को घूर रहा था जो स्वर्ग की अप्सराओं को भी मात दे सकता था, और वह कुछ खोया खोया सा लग रहा था। वह बेइंतहा खूबसूरत, रहस्यमयी और हवा की तरह आज़ाद था। भले ही कोई उसे कसकर पकड़ना चाहे, लेकिन वह रेत की तरह हाथों से फिसल ही जाता। इतना सब होने के बावजूद वह उसके और करीब जाना चाहता था। इससे पहले कि नलिन नज़ारों का आनंद लेना खत्म कर पाता, बाहर से एक कोमल आवाज आई। युवा स्वामी, चुकोन, मेईजियान, येयंग और चान यू, चारों लड़कियां आ गई हैं। ये चारों मशहूर सुंदरियां सच में सबसे बेहतरीन सुंदरियों में से एक थीं। सफ़ेद कमल की तरह पवित्र और कोमल, खिलते हुए फूलों की तरह खूबसूरत और चमकदार, चेरी के फूलों की तरह चुलबुली और प्यारी, और किसी परी की तरह हवा जैसी हल्की। लेकिन जब वे इन दोनों युवा स्वामियों के सामने खड़ी हुईं, तो उन्हें लगा कि उनकी सारी खूबसूरती और चमक फीकी पड़ गई है। इन दोनों आदमियों ने उन्हें खुद पर ही शर्मिंदा कर दिया था। अगर उन्होंने इतनी उदारता न दिखाई होती तो उन्हें लगा होता कि वे यहाँ हंगामा करने आए हैं। काव्या ने कहा, मेरी सुंदरियों, आओ और बैठ जाओ। नलिन, तुम एक व्यापारी हो, तुम तो निश्चित रूप से ऐसी जगहों पर कई बार आ चुके होगे, तुम मुझसे ज़्यादा क्यों शर्मा रहे हो? नलिन के होंठ हल्के से फड़क उठे। भले ही मैं यहाँ कई बार आ चुका हूँ, लेकिन मैं हमेशा जरूरी काम से आता हूँ और अपना काम खत्म होते ही चला जाता हूँ। आज निश्चित रूप से पहली बार है जब मैं यहाँ केवल मजे करने के लिए आया हूँ। भले ही तुम यहाँ पहली बार आए हो, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम इस जगह को मुझसे बेहतर जानते हो। मैं सच में बहुत हैरान हूँ, नलिन ने चिल्लाते हुए कहा। भले ही मैंने सुअर का मांस नहीं खाया है, लेकिन मैंने सुअरों को भागते हुए जरूर देखा है। यह कोई बड़ी बात नहीं है, काव्या ने बेपरवाही से कहा। चलो बताओ, तुम्हें कौन सी सुंदरी पसंद है? तुम्हें जो पसंद हो उसे चुन लो। काव्या ने अपने सामने खड़ी चारों औरतों की ओर देखा, जिनमें से हर एक का अपना एक अलग ही आकर्षण था। भले ही उसने टीम का भेष बदला हुआ था, लेकिन उसने अपना लिंग नहीं बदला था और उसे औरतों में कभी दिलचस्पी नहीं होगी। ये चारों सुंदरियां नलिन के लिए ही बुलाई गई थीं। नलिन ने मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि भाई कवि ने आज इसके पैसे दिए हैं, तो बेशक तुम्हें पहले चुनना चाहिए। चूंकि आज मैं तुम्हें दावत दे रहा हूं, तो मेहमान होने के नाते तुम्हारा चुनना ही सही होगा। एक कहावत है, जब आप रोम में हो तो रोमनों जैसा ही करें। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। वे दोनों एक दूसरे पर जिम्मेदारी धकेल रहे थे। तभी प्यारी और आकर्षक येयंग ने बहुत ही दयनीय रूप से कहा, क्या आप दोनों युवा स्वामी हमें किसी फुटबॉल की तरह इधर से उधर उछाल रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि हम चारों बहनों की मामूली सी खूबसूरती आप दोनों युवा स्वामियों के लायक नहीं है? काव्या ने येयंग का हाथ पकड़ा, उसकी आंखों में एक चालाक चमक थी, और उसने कहा, येयंग, ऐसा कैसे हो सकता है? बात सिर्फ इतनी है कि मुझे औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए तुम्हें बस नलिन की खातिरदारी करने पर अपना पूरा ध्यान लगाना चाहिए। उसने अपनी बात इतनी साफ कर दी है, अब देखते हैं कि नलिन कैसे मना कर सकता है। चारों सुंदरियों का मुंह खुला का खुला रह गया और वे अविश्वास में काव्या को घूरने लगीं। ये लड़का, जो किसी औरत से भी ज्यादा खूबसूरत है, क्या वह सच में? हालांकि यह समझना आसान है। इतना खूबसूरत नौजवान, शायद दुनिया की कोई भी औरत उसके लायक न हो। वे सुंदरियां केवल नलिन की ओर ही मुड़कर देख सकती थीं, जो काव्या को देखकर उतना ही हैरान था। उसे औरतें पसंद नहीं हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी दिल की धड़कन बिना किसी वजह के धीमी हो गई, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसका दिल इतनी तेज क्यों धड़कने लगा था। हालांकि उन्हल के हरे रंग की आंखों में चालाक चमक देखकर नलिन को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बात सच है या झूठ। जैसे ही वह चारों औरतों को उस पर धकेलने वाला था, उसने लापरवाही से कहा, सच कहूं तो मुझे भी औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं है। धड़ाम धड़ाम धड़ाम।
वे चारों खूबसूरत और शालीन औरतें उन दोनों की बातों से इतनी हैरान हुईं कि वे लगभग अपनी कुर्सियों से ही गिर पड़ीं। काव्या ने शक भरी नज़रों से नलिन को घूरा और कहा, नलिन, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो? नलिन ने बहुत ही सौम्य मुस्कान के साथ कहा, मैं भला भाई कवि से झूठ क्यों बोलूंगा? उनकी नज़रें मिलीं और उनके बगल में खड़ी चारों औरतों की नज़रें भी मिलीं। क्या ऐसा हो सकता है कि वे दोनों? ये बहुत मुमकिन है, चुकोंग ने धीमी आवाज में कहा। तो फिर हम चारों अब आप दोनों युवा स्वामियों के मजे में दखल नहीं देंगी। जैसे ही चुकोंग ने अपनी बात पूरी की, एक जोरदार धड़ाम की आवाज गूंजी, जब वीआईपी कमरे का शीशे का दरवाजा किसी ने जोर से लात मारकर खोल दिया। बाहर से एक घबराई हुई आवाज आई, युवा स्वामी देविका के छोटे भाई सिंह परिवार, आप इस तरह जबरदस्ती अंदर नहीं जा सकते। चुकोंग और बाकी सभी के पास आज सच में बहुत खास मेहमान आए हुए हैं। एक बहुत ही घमंडी आवाज गूंज उठी, खास मेहमान? इस पूरे विजयनगर में क्या मुझसे भी ज्यादा खास कोई और मेहमान हो सकता है? हरे कपड़ों में एक नौजवान दौड़ता हुआ अंदर आया। उसके चेहरे पर कुछ कुछ औरतों जैसी नजाकत थी और उसका रंग बहुत ही पीला था, जिससे साफ पता चल रहा था कि वह बहुत ज्यादा शराब पीता था और औरतों का शौकीन था। सिंह परिवार के तीसरे युवा स्वामी देविका के दूसरे भाई को अचानक अंदर घुसते देखकर नलिन की कोमल मुस्कान एक ठंडी नफरत में बदल गई। अंदर घुसने के बाद देविका के दूसरे भाई ने तुरंत उस बेइंतहा खूबसूरत नौजवान को देखा जो किसी इंसान जैसा नहीं लग रहा था, और उसने पलक झपकते ही उन चारों मशहूर सुंदरियों को नजरअंदाज कर दिया। वह दौड़कर काव्या कवि के रूप में के पास आया और बोला, इतने खूबसूरत नौजवान, तुम इन सुंदरियों में क्या ढूंढ रहे हो? ये युवा स्वामी तुम हैं? इससे पहले कि वह काव्या के करीब भी पहुंच पाता, एक खौफनाक और तेज हवा का झोंका उसकी ओर बढ़ा। देविका का दूसरा भाई पलक झपकते ही हवा में उड़ने वाला इंसान बन गया। छपाक की आवाज के साथ वह सीधे पानी में जा गिरा। युवा स्वामी, युवा स्वामी! एक घबराई हुई चीख गूंज उठी। काव्या ने अपनी भरीकुटी हल्की सी उठाई और कहा, नलिन, तुमने कुछ ज्यादा ही जल्दी हमला कर दिया। नलिन ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं क्या करूं? उसे तुम्हारे करीब आते देखकर ही मेरा उसे लात मारकर दूर फेंक देने का मन कर रहा था। चुकोंग ने फुसफुसाते हुए कहा, युवा स्वामियों, वह देविका का दूसरा भाई है, सिंह परिवार का तीसरा युवा स्वामी। अगर आपने उसे पीटा है तो वह निश्चित रूप से आपको नहीं छोड़ेगा। बहते जाम जैसे सपने से बाहर निकलने का एक गुप्त रास्ता है। जल्दी मेरे साथ आइए। काव्या ने अपना हाथ हिलाया और कहा, सुंदरी चुकोंग, अगर हम यहाँ से चले गए तो मुझे डर है कि तुम चारों सुंदरियों को परेशानी उठानी पड़ेगी। चुकोंग ने कहा, भले ही आपको खूबसूरत औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक ऐसे इंसान हैं जो उनकी कद्र करना जानते हैं। हमारे बहते जाम जैसे सपने के पीछे बहुत ही ताकतवर लोगों का हाथ है, इसलिए सिंह परिवार का वह तीसरा युवा स्वामी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ताकतवर लोग? इतने नादान मत बनो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि रायचंद परिवार तुम्हारी रक्षा कर सकता है? यह मजे की नाव मूल रूप से सिंह परिवार की ही थी। अगर मैं तुम्हारा कुछ करना भी चाहूं तो काव्या की चूतक करने की हिम्मत नहीं होगी। सिंह परिवार के रक्षक काफी ताकतवर थे और उन्होंने जल्दी ही देविका के दूसरे भाई को पानी से निकाल लिया। देविका का दूसरा भाई पूरी तरह से भीगा हुआ नफरत भरी नजरों से नलिन को घूर रहा था। आज तुम 6 में से कोई भी बचकर नहीं जाएगा। ये युवा स्वामी तुम्हारा अच्छे से इम्तिहान लेगा। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, काव्या उसके करीब गई और उसने ठंडे स्वर में कहा, मुझे लगता है कि तुम जैसे इंसान का जिंदगी भर के लिए नामर्द बन जाना ही बेहतर होगा। पफ! एक जहरीली सुई उसकी कमर में चुभ गई और एक अनजान दवा उसके शरीर में फैल गई। इसे पकड़ो! देविका का दूसरा भाई दहाड़ा और उसने अपने रक्षकों को आदेश दिया, जो सभी महान योद्धा थे। जैसे ही वे महान योद्धा उछले और काव्या की ओर बढ़ने लगे, अचानक उनके अंदर से एक खौफनाक और जानलेवा ऊर्जा निकलने लगी। उस पल ऐसा लगा मानो समय रुक गया हो। हवा में मौजूद उन महान योद्धाओं के शरीर मानो गायब होने लगे और पलक झपकते ही वे सफ़ेद हड्डियों के ढेर में बदल गए। कड़क कड़क कड़क! वे सफ़ेद हड्डियां जमीन पर गिरीं और चकनाचूर हो गईं। इस पल देविका का दूसरा भाई डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह जानता था कि कौन आया है। नलिन तेजी से आगे बढ़ा और काव्या के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी नज़रें गहरी हो गईं। वह खौफनाक और बेइंतहा रहस्यमयी आदमी यहाँ कैसे आ सकता है? काले कपड़ों में एक लंबी और पतली आकृति किसी प्राचीन और खौफनाक दानव की तरह अचानक इस सपनों जैसे खुले आंगन में प्रकट हुई। पलक झपकते ही देविका के दूसरे भाई के हाथ हड्डियों में बदल गए और फिर उसके पैर भी धीरे धीरे हड्डियों में बदलने लगे। जब वे सफ़ेद हड्डियां उसके घुटनों तक पहुंची तो काव्या ने कहा, रुद्र! पलक झपकते ही देविका के दूसरे भाई के पैर हड्डियों में बदलना बंद हो गए। एक काली आकृति तेजी से आगे बढ़ी और उसने काव्या को कसकर अपने आगोश में ले लिया। क्या तुम्हारे मजे पूरे हो गए? उसने धीमी आवाज में पूछा। काव्या ने अपनी आंखें झपकाईं।
रुद्र की आंखें इतनी तेज कैसे हो सकती हैं? मैं इतनी अलग दिख रही थी कि शायद मेरे चाचा जी भी मुझे नहीं पहचान पाते, लेकिन उसने पहचान लिया। और उसने इस बारे में कोई सवाल भी नहीं पूछा। काव्या ने उससे कहा, मेरे मजे अभी पूरे नहीं हुए थे, लेकिन आज किसी ने मेरे मजे में खलल डाल दिया। अगली बार मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ये कहने के बाद रुद्र सीधे काव्या को बहते जाम जैसे सपने से नीचे ले गया। झील पर हवा में चलते हुए पलक झपकते ही वे पर्पल युवान झील के दूसरी तरफ पहुंच गए। काव्या की आवाज आई, नलिन, मुझे पहले जाना होगा। नलिन ने उन दोनों आकृतियों को देखा और उसकी कोमल आंखों में गुस्से की एक चमक आ गई। लानत है, रुद्र, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? कवि मेरी खातिरदारी करने आया था और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम उसे मुझसे छीनने की कोशिश करो। कोई हैरानी की बात नहीं कि कवि इतना रहस्यमय है। लगता है कि उसका विदर्भ राज्य के रहस्यमयी रात्रि सम्राट के साथ कोई गहरा रिश्ता है। लेकिन यहाँ तक कि वह भी मुझे कवि के साथ समय बिताने से नहीं रोक सकता, नलिन ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा। विदर्भ राज्य के लोग रुद्र से खौफ खाते थे, लेकिन वह विदर्भ राज्य से नहीं था और इतना डरपोक नहीं था कि डर के मारे बेहोश हो जाए। महामहिम, रात्रि सम्राट के उस खौफनाक दानव वाले रूप के अचानक आ जाने से बहते जाम जैसे सपने में मौजूद हर कोई डर के मारे पत्थर का बन गया था और किसी की सांस लेने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन जब उन्होंने महामहिम रात्रि सम्राट को किसी परी जैसे दिखने वाले नौजवान को ले जाते हुए देखा तो वे पूरी तरह से हक्के बक्के रह गए। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि महामहिम रात्रि सम्राट किसी को अपनी बाहों में उठाएंगे। कोई हैरानी की बात नहीं कि महामहिम रात्रि सम्राट हमेशा औरतों से दूर भागते थे। लगता है कि उन्हें असल में मर्द पसंद हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। महामहिम रात्रि सम्राट अभी ज्यादा दूर नहीं गए थे, इसलिए किसी की भी इस तरह खुलकर बात करने की हिम्मत नहीं हुई। अब जब वे पूरी तरह से गायब हो गए थे तो लोग थोड़े ज्यादा निडर हो गए। इस नज़ारे के कारण महामहिम रात्रि सम्राट को मर्द पसंद हैं, ये खबर पूरे विदर्भ राज्य में आग की तरह फैल गई। अफवाह थी कि उनका वह चहेता लड़का इतना खूबसूरत था कि उसमें परियों और कल्पित बौनों एल्फ की सबसे बेहतरीन खूबियां थीं, और इसी वजह से वह उस रात्रि सम्राट को अपने जाल में फंसाने में कामयाब रहा, जो हमेशा किसी दानव की तरह खौफनाक रहता था। ये सुनकर नलिन का चेहरा बर्तन के तले की तरह काला पड़ गया। कवि ने कहा था कि उसे मर्द पसंद हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि वह रात्रि सम्राट को पसंद करता हो? उन दोनों के बीच किसी तरह के अजीब रिश्ते के बारे में सोचकर ही नलिन को हमेशा बहुत बेचैनी महसूस होती थी। नलिन ने चारों सुंदरियों की ओर देखा और कोमलता से मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें रुद्र के मुकाबले में कैसा लगता हूँ? येयंग ने शरारत से हंसते हुए कहा, युवा स्वामी, क्या आप जल रहे हैं? लेकिन येयंग को लगता है कि आप बेहतर हैं। आप बहुत ही मिलनसार और कोमल हैं और ज़्यादा प्यारे हैं। महामहिम रात्रि सम्राट सच में बहुत खौफनाक हैं। नलिन के होंठ हल्के से फड़क उठे। मुझे भी लगता है कि मैं उस मनहूस इंसान से बेहतर हूँ। तो फिर मेरी दुआ है कि आप उस युवा स्वामी को महामहिम रात्रि सम्राट से छीनने में कामयाब हों और उसे अपने प्यार में पागल कर दें। पलक झपकते ही नलिन का चेहरा सुन्न पड़ गया। तुम क्या बकवास कर रही हो? मुझे मर्दों में कोई दिलचस्पी नहीं है। कवि और मैं बस बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक सफ़ेद आकृति तेजी से आगे बढ़ी और नलिन पहले ही झील की सतह पर पहुंच चुका था। ये सब उस मनहूस इंसान की गलती है, उसी ने मेरे दिमाग में ऐसी फालतू बातें डाली हैं। छपाक। ठीक उसी समय पानी की सतह से एक खौफनाक और जानलेवा ऊर्जा उठी। नलिन एक तरफ हट गया। हत्यारा। वूश वूश वूश। अनगिनत आकृतियां बाहर निकलीं और नलिन पर हमला करने के लिए अपनी तलवारें निकाल लीं। धड़ाम। एक सफ़ेद आकृति प्रकट हुई और उसने उन सभी लोगों को दूर फेंक दिया और झील की सतह पर एक खौफनाक धमाका हुआ। सफ़ेद कपड़ों में एक बूढ़े आदमी ने पूछा, युवा स्वामी, क्या आप ठीक हैं? ये बूढ़ा आदमी विदर्भ राज्य के सबसे ताकतवर इंसान के बराबर की ताकत रखता था, जो 9वें स्तर के चरम पर पहुंचा हुआ एक आध्यात्मिक सम्राट था। उस सफ़ेद कपड़े वाले बूढ़े ने अपना हमला किया और ज़्यादातर हत्यारे मारे गए या बुरी तरह घायल हो गए। नलिन ने ठंडे स्वर में कहा, एक को जिंदा छोड़ देना। जी। नलिन का चेहरा काला पड़ गया। वे सच में अब अपनी हरकतें शुरू कर रहे हैं। युवा स्वामी, संघ के मुखिया ने आपको वापस बुलाने का संदेश भेजा है। धड़ाम। नलिन, जो हमेशा बहुत शांत और समझदार रहता था, अचानक आग बबूला हो गया। इतनी सारी चीजें एक साथ क्यों हो रही हैं? क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं कुछ समय के लिए विदर्भ राज्य में ही रुकूंगा? 5वें कुलश्रेष्ठ ने कहा, युवा स्वामी, आप विदर्भ राज्य में काफी समय बिता चुके हैं। अब वापस चलने का समय आ गया है। वह पहले भी इस छोटे से राज्य में आ चुका था, लेकिन हर बार वह केवल कुछ ही समय के लिए आता था और उसे कभी किसी से कोई लगाव नहीं हुआ था। लेकिन अब उसका यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। कवि की वजह से क्या ऐसा हो सकता है कि वह सच में? लगता है मुझे शांत होने की जरूरत है। क्या होगा अगर कवि को मुझ में कुछ अजीब लगा और वह मुझसे नफरत करने लगा? चलो वापस चलते हैं।
मास्टर बाय, आप यहीं रुकिए और मेरी तरफ से कवि को एक संदेश दीजिए। आमंत्रण झील माउंट शूर पर मौजूद है। ये पूरा पहाड़ महामहिम रात्रि सम्राट की निजी संपत्ति है। रुद्र काव्या को उस शांत और परियों जैसी आमंत्रण झील पर ले आया। उन दोनों ने हवा में बहुत ही शालीनता से छलांग लगाए और बैंगनी रंग के बांध से बनी एक शानदार नाव पर उतरे। रुद्र ने धीरे से कहा, ये जगह हम दोनों के मजे करने के लिए ज़्यादा अच्छी है। वह मजे कर रहे थे। काव्या रायचंद के होंठ हल्के से फड़क उठे। ये शब्द थोड़ा अजीब लग रहा था। हालांकि रुद्र बिल्कुल शांत रहा। काव्या बांस की नाव पर रखे मुलायम सोफे पर आलस से टिक गई और बोली, रुद्र, चूंकि हम यहाँ मजे करने आए हैं तो यहाँ स्वादिष्ट खाना और शराब तो होनी ही चाहिए। अपने हाथ के एक इशारे से रुद्र ने उसके सामने एक मेज रख दी जो हर तरह के स्वादिष्ट खाने से भरी हुई थी। बेहतरीन शराब के कई मटके पहले से ही तैयार थे और उनकी तेज महक मटके खुलने से पहले ही सूंघी जा सकती थी। स्वादिष्ट खाना और बेहतरीन शराब तो है, लेकिन खूबसूरत औरतों के बिना इसे मजे करना नहीं कहा जा सकता। रुद्र की पतली उंगलियां उसके मुखौटे पर गईं और उसने अपना दानव वाला मुखौटा उतार दिया। उसकी बर्फीली नीली आंखों ने काव्या की ओर देखा और उसने कहा, मैं जो यहाँ हूँ। पफ! काव्या सच में इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी। इस दानव जैसे इंसान ने सच में मान लिया था कि वह एक खूबसूरत सुंदरी की कमी पूरी कर सकता है। जैसे ही काव्या ने मुस्कुराना बंद किया, उसे लगा कि उसके सिर पर एक परछाई मंडरा रही है। रुद्र का चेहरा उसके बहुत करीब था। वह महसूस कर सकती थी कि उसकी नाक की नोक लगभग उसकी कोमल त्वचा को छू रही थी। रुद्र की ठंडी और सख्त आवाज उसके कानों तक पहुंची, क्या तुम मुझसे संतुष्ट नहीं हो? बेशक मैं संतुष्ट हूँ रुद्र, तुम निश्चित रूप से मेरे देखे गए अब तक के सबसे आकर्षक इंसान हो, काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मन ही मन जोड़ा, तारांकन, मेरे चाचा जी को छोड़कर। तारांकन, वह हमेशा अपने परिवार वालों का ही पक्ष लेती थी। काव्या, तुम नीच औरत, तुम मुझे क्या समझती हो? तुम अभी भी मेरे चेहरे का इस्तेमाल कर रही हो। तुम्हारी इस आदमी को खुश करने के लिए इतना बड़ा झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? टिंग की गुस्से से भरी आवाज़ उनके अनुबंधित रिश्ते के जरिए उसके दिमाग में गूंजी। वह खुद से प्यार करने वाला घमंडी इंसान, वह ज़्यादा से ज़्यादा तीसरे नंबर पर आता है, काव्या ने मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहा। रुद्र के कोमल और खूबसूरत होंठ हल्के से ऊपर की ओर मुड़ गए, जिससे साफ पता चल रहा था कि वह काव्या के जवाब से बहुत संतुष्ट था। रुद्र का हाथ काव्या के चेहरे पर गया और उसने कहा, वापस अपने असली रूप में आ जाओ। मैं उसे इस तरह नहीं देखना चाहता। काव्या उन ठंडी आंखों में नफरत की एक झलक देखकर थोड़ी हैरान थी। ये कितनी अजीब बात थी। क्या रुद्र सच में उस समय अनंत मंडप, 9 परतों वाले अराजक मंडप को पाना चाहता था? उसने कभी नहीं सोचा था कि वह टिंग के इंसानी रूप से इतनी नफरत करेगा। ठीक है, वैसे भी यहाँ कोई और नहीं है। भले ही टिंग के रूप का इस्तेमाल करके एक आदमी का भेष बदलना आसान है, लेकिन अपने खुद के चेहरे का इस्तेमाल करना ज़्यादा आरामदायक है। एक ही पल में काव्या ने अपने कपड़ों को छोड़कर सब कुछ पूरी तरह से बदल लिया। रुद्र ने काव्या के कोमल चेहरे की ओर देखा, बस इसी रूप में वह उसे सुकून देने वाली लग रही थी। उसने धीरे से कहा, स्वादिष्ट खाना, बेहतरीन शराब, सुंदरी, मैंने ये सब तैयार कर लिए हैं। तुम क्या चाहती हो कि मैं और क्या तैयार करूं? एक ठंडी आवाज़ गूंज उठी। ये निश्चित रूप से सबसे लंबा वाक्य था जो काव्या ने कभी रुद्र के मुंह से सुना था, लेकिन यह अभी भी बहुत ज़्यादा साफ नहीं था। भले ही उसने सीधे तौर पर अपना मतलब नहीं बताया था, लेकिन काव्या अपने तजुर्बे से पहले ही समझ चुकी थी कि उसका क्या मतलब है। उसके होंठ हल्के से फड़क उठे। क्या वह कुछ न जानने का नाटक कर सकती थी? तुम ये जानती हो? रुद्र को अच्छी तरह पता था कि काव्या के दिमाग में क्या चल रहा है, और उसने सीधे उसके बचने का रास्ता काट दिया। मजे की नाव पर जाकर मजे करना, स्वादिष्ट खाना, बेहतरीन शराब, खूबसूरत औरतें और खूबसूरत गाना बजाना, ये सभी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। रुद्र ने पहली 3 चीज़ों का जिम्मा ले लिया था, तो अगली चीज़ के बारे में क्या? काव्या को लगा जैसे वह किसी खाई में गिर गई हो। रुद्र हमेशा से बहुत ठंडा और बेरहम रहा था, लेकिन उसे आज ही एहसास हुआ कि इस इंसान का एक चालाक पहलू भी था। काव्या अजीब तरह से हंसी, मैं बेसुरी हूँ और मुझे गाना नहीं आता, जिससे शायद तुम मुझ पर हंसोगे। आधुनिक दुनिया में शायद किसी को नहीं पता होगा कि काव्या मृत्युंजय वैद्य संप्रदाय की वह बेमिसाल मालकिन, जो दवा और जहर दोनों में माहिर थी, वह असल में बहुत बेसुरी थी और हमेशा बेसुरा गाती थी। एक बार एक कराओके बार में अकेले 3 दिन और 3 रात तक अभ्यास करने के बाद भी उसमें कोई सुधार नहीं हुआ था, इसलिए उसने संगीत से हार मान ली थी। रुद्र ने शांति से कहा, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मुझे ज़्यादा गाने आते हैं, और मुझे डर है कि तुम्हें वे पसंद नहीं आएंगे। नहीं लगेगा, मैं अक्सर गानों के बोल भी भूल जाती हूँ, इसलिए मुझे डर है कि मैं एक पूरा गाना नहीं गा पाऊंगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। काव्या ने चाहे कितनी भी कोशिश की, रुद्र ने अपने भावहीन चेहरे और ठंडी आवाज़ के साथ उसका हर रास्ता रोक दिया।
काव्या ने कहा, लगता है मेरे पास अपनी जान की बाजी लगाकर भी तुम्हारा साथ देने के अलावा कोई चारा नहीं है। हालांकि चलो पहले खाना खाते हैं। काव्या ने मेज पर रखा खाना पेट भर खाना शुरू कर दिया और शराब को भी नहीं छोड़ा। रुद्र जो शराब लाया था वह न केवल खुशबूदार थी बल्कि उसका स्वाद भी बहुत अच्छा था। काव्या को थोड़ा नशा हो गया था और ऐसा लग रहा था मानो उसमें बहुत हिम्मत आ गई हो। वह शानदार डेक पर खड़ी हो गई और उसके लंबे काले बाल हवा में लहराने लगे। हवा तेज हुई और फिर धीमी हो गई और काव्या ने कहा, मैं शुरू करने वाली हूँ। मैं सच में शुरू करने वाली हूँ। मैं। एक साफ और सुरीला गाना गूंजने लगा। तारांकन, मेरी उंगली की नोक पर बैठी तितली, वह कहती है कि वह उस दुनिया की तलाश में भोर होते ही उड़ जाएगी जहां तुम रहते हो। भले ही जिंदगी किसी लहर की तरह छोटी है, लेकिन किताबों में लिखी कहानियों की नकल मत करो। अतीत की कहानियों में कितनी बार जुदाई हुई है, मैं तो बस इत्तेफाक से तुमसे मिल गई। तारांकन। काव्या ने और ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया और सीधे गाना शुरू कर दिया। भले ही वह थोड़ी बेसुरी थी, लेकिन उसकी आवाज़ अभी भी बहुत अच्छी थी, जो इस कमी को थोड़ा छिपा सकती थी। इसी पल रुद्र ने एक गुकिन पारंपरिक चीनी वाद्ययंत्र निकाला और काव्या के गायन के साथ साथ संगीत बजाना शुरू कर दिया, जिससे उसका गाना और भी शानदार हो गया। एक बहुत ही शानदार गहरे जामुनी रंग की नाव पर जामुनी रंग का लबादा पहने एक औरत हवा के विपरीत खड़ी थी और उसके मुंह से मीठे बोल निकल रहे थे। काले कपड़ों में वह दूर दूर रहने वाला और बेमिसाल आदमी जमीन पर पालथी मारकर बैठा था और वाद्ययंत्र बजा रहा था। जैसे ही रुद्र ने काव्या के गायन के साथ ताल मिलाते हुए धुन बजाई, उसकी वह बर्फीली और खौफनाक ऊर्जा अचानक गायब हो गई और उसकी जगह एक बेमिसाल शांति ने ले ली। उसने उस औरत की पीठ को देखा और उसके उस बेदाग चेहरे की ठंडक कुछ कम हो गई थी और उसमें ज्यादा कोमलता आ गई थी। काव्या डोंगलियू गाना खत्म करने में मगन थी और उसने अपने पीछे हो रही इस अजीब घटना पर ध्यान नहीं दिया। तारांकन, दुनिया के मामले अप्रत्याशित हैं, अटूट समर्पण की कितनी कहानियां बची हैं। एक अकेली रूह हवा के साथ भटकती है, उस समर्पित प्रेमी के बारे में कौन सोचेगा। नश्वर जीवन के इस युद्ध के मैदान में हजार सेनाओं के बीच कौन राज कर सकता है। कौन प्यार की परीक्षाओं का सामना करने की हिम्मत करता है। चमचमाते चांद को देखते हुए मेरा दिल दुख से भर जाता है। तारांकन। अचानक काव्या की धुन ने एक बहुत ही नाटकीय मोड़ लिया, जिससे गाने के बोल और संगीत दोनों में साफ तौर पर तालमेल बिगड़ गया। अपनी उंगली के एक झटके के साथ रुद्र ने भी काव्या की तरह ही एक चमत्कारी बदलाव किया। तारांकन, हजारों सालों का पछतावा जो पुनर्जन्म में चखा गया है, आंखें बंद करके सबसे घमंडी कौन है। इस दुनिया की अनिश्चितता प्यार करने की हिम्मत करने वालों की किस्मत में जिंदगी भर के लिए घायल होना लिख देती है। तारांकन। काव्या मुड़ी और रुद्र की ओर देखकर मुस्कुराई। रुद्र, मैंने डोंगलियू गा लिया है और मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। जैसे ही शराब ने अपना असर दिखाना शुरू किया, काव्या की गोरी और बर्फ जैसी सफ़ेद त्वचा हल्के गुलाबी रंग में बदल गई। उसके चेहरे पर खिली मुस्कान ने उसकी रुद्र की गहरी बर्फीली नीली आंखों में एक हल्की सी लहर पैदा कर दी। पहले वह बहुत शराब पी सकती थी, लेकिन काव्या को उम्मीद नहीं थी कि इस नए शरीर की शराब सहने की क्षमता इतनी कम हो गई थी। इस पल उसका दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो गया था और वह ये भूल गई थी कि उसके सामने बैठा इंसान रात्रि सम्राट है, एक खूंखार हत्यारा जो पूरे के पूरे खानदानों को मिटा सकता है। उसने बहुत ही बेशर्मी से रुद्र के करीब जाकर कहा, रुद्र, जब तुम मजे करने किसी वेश्यालय में जाते हो तो वहां खूबसूरत औरतें केवल देखने के लिए नहीं होती, बल्कि उन्हें छूने और टटोलने के लिए होती हैं। ये कहावत बिल्कुल सच है कि शराब इंसान को निडर बना देती है। काव्या रायचंद इस समय कुछ ज्यादा ही निडर हो गई थी। काव्या हमेशा से बहुत बेपरवाह रही थी, लेकिन वह सिर्फ दूसरों के लिए था। वह इस इंसान के आसपास हमेशा बहुत सावधान रहती थी, जो किसी खौफनाक दानव से भी ज्यादा खतरनाक था। भला उसकी हिम्मत कैसे हो सकती थी कि वह उससे फ्लर्ट करने के लिए कुछ कहे या कोई हरकत करे। लेकिन अब उसने ठीक यही किया था। तारांकन, रुद्र, तुम्हारी त्वचा कितनी अच्छी है। यह जैद संगमरमर की तरह ठंडी और चिकनी है। तारांकन। काव्या ने न केवल उसे छुआ, बल्कि एक शरारती टिप्पणी भी की। जब रुद्र रात्रि सम्राट ने ऊपर देखा तो उसे अपने चेहरे के इतने करीब नशे में धुत पानी जैसी आंखें और चेरी जैसे लाल होंठ दिखाई दिए। वह उसकी नाक से निकलने वाली गर्म सांसों को महसूस कर सकता था। उसे बस थोड़ा सा करीब जाना था ताकि वह उन लगातार बोलने वाले गुस्ताख होठों को खामोश कर सके। इस औरत को सबक सिखाने की जरूरत है। उसकी गहरी बर्फीली नीली आंखों में भावनाओं का एक तीव्र तूफान उठ रहा था, लेकिन जैसे ही वह कोई कदम उठाने और उस पर हावी होने वाला था, काव्या अचानक उस पर गिर पड़ी और एक धड़ाम के साथ गहरी नींद में सो गई। वह किसी ऑक्टोपस की तरह उससे चिपक गई थी और उसने रुद्र को पूरी तरह से एक तकिया मान लिया था। उसकी आभा को चुराने में असमर्थ, रुद्र केवल अपना सिर नीचे कर सका और उसके माथे पर एक निशान छोड़ दिया।
उसने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, तारानकन तारानकन, तुम मेरी हो। तारानकन तारानकन। इतनी कम शराब सहने की क्षमता के साथ ऐसा लगता है कि भविष्य में उसे कभी भी दूसरों के सामने शराब पीने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उसके अंदर एक ऐसा जानलेवा आकर्षण है जो किसी को भी मदहोश कर सकता है और दूसरों के होश उड़ा सकता है। अगर वह दूसरे आदमियों के सामने ऐसा करती तो वह निश्चित रूप से उन सबको जान से मार डालता। उसे लगा मानो कोई ठंडी और नम चीज़ उसकी त्वचा से छू गई हो, जिससे उसका दिल जोर से कांप उठा। हालांकि काव्या नशे में इतनी धुत थी कि उसका दिमाग पूरी तरह से सुन्न था और उसे कुछ भी पता नहीं था। नशे से जागने के बाद उसे कोई परेशानी न हो, इसलिए रुद्र ने धीरे से उसकी कलाई पकड़ी और एक ठंडी ऊर्जा ने धीरे धीरे उसके शरीर से शराब के असर को खत्म कर दिया। जब काव्या दोबारा उठी तो चांद पहले ही पेड़ों की चोटियों पर लटक रहा था। काव्या अचानक झटके से उठी और उसे एहसास हुआ कि वह सच में महामहिम रात्रि सम्राट के साथ सोई थी। हालांकि यह सोना उस तरह का सोना नहीं था, लेकिन इस समय महामहिम रात्रि सम्राट अभी भी उसके नीचे लेटे हुए थे। वह ऐसे झटके से उठी मानो उसे बिजली का झटका लगा हो। फिर उसने आसमान की ओर देखा और बेपरवाही से मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, मुझे नहीं लगा था कि इतनी देर हो गई है। रुद्र, क्या हमें वापस नहीं चलना चाहिए? रुद्र धीरे से खड़ा हुआ, बहुत ही शालीनता से अपने लबादे की उन सिलवटों को सीधा किया जो काव्या ने बना दी थी, और पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम अभी जाना चाहती हो? तुम अभी क्यों नहीं चलते, रुद्र? क्या तुम्हें कोई और काम है? सोने से पहले जो कुछ हुआ था उसके बारे में सोचकर काव्या का मन कर रहा था कि वह खुद को शांत करने के लिए झील की गहराई में कूद जाए। वह तो बस अपनी ही संपत्ति का मुआयना कर रही थी और उसने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती गाना पड़ा। ऐसा लग रहा था मानो उसने फिर से गलत गाना गा दिया हो, और सबसे बुरी बात तो ये थी कि वह नशे में इतनी धुत हो गई थी कि उसने महामहिम रात्रि सम्राट के साथ छेड़छाड़ कर दी। इस समय काव्या को ऐसा लग रहा था मानो उसके सिर के ऊपर अनगिनत कौवे मंडरा रहे हों। अगर उसे पता होता कि उसके शराब सहने की क्षमता इतनी कम है तो वह केवल अपनी तलब मिटाने के लिए कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाती। यह एक बहुत बड़ी मुसीबत थी। क्या रुद्र उससे बदला लेना चाहेगा? उसी पल रुद्र काव्या के पास आया और झील की ओर इशारा करते हुए बोला, तारानकन तारानकन, देखो, तारानकन तारानकन। अचानक झील की सतह पर एक हल्की जामुनी रोशनी चमक उठी जो जुगनुओं से भी ज्यादा खूबसूरत थी, और उसने पूरी आमंत्रण झील को रोशन कर दिया। पहाड़ बिल्कुल शांत और खामोश थे। चमकदार रोशनी आंखों को चुंधिया रही थी और वह नज़ारा सच में सांसें रोक देने वाला था। रुद्र उसे सिर्फ यह नज़ारा दिखाने के लिए यहाँ और रोकना चाहता था। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। हालांकि पलक झपकते ही काव्या ने महसूस किया कि आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत ज्यादा घनी हो गई है। उसके कान के पास से एक ठंडी आवाज आई, तारानकन तारानकन। जब आमंत्रण झील में पर्पल स्पिरिट जेड जामुनी आध्यात्मिक पत्थर प्रकट होता है तो आध्यात्मिक ऊर्जा अपने चरम पर होती है। इस समय साधना करने से आधी मेहनत में दोगुना नतीजा मिलता है। तारानकन तारानकन। काव्या एक पल के लिए हैरान रह गई और फिर तुरंत स्वर्ग विरोधी दिव्य तकनीक का इस्तेमाल करके साधना करने लगी। उसकी रफ्तार सच में बहुत कमाल की थी। उसे लगा कि ठंडी आंखों की एक जोड़ी उसे देख रही है, और फिर रुद्र की आवाज आई, तुम्हारी ताकत बहुत कमजोर है, तुम हमेशा खेल कूद नहीं सकती, और किसी भी अरे गहरे आदमी के साथ ऐसी वैसी जगहों पर मजे करने मत जाया करो। काव्या को बहुत हैरानी हुई। ऐसा लग रहा था कि रुद्र ने आज कुछ ज्यादा ही बात की है। किसी वजह से रुद्र चाहता था कि वह और ज्यादा ताकतवर बने। ऐसा लग रहा था कि उसने रसविद्या और रायचंद परिवार के मामलों को सुलझाने के चक्कर में अपनी साधना को नजरअंदाज कर दिया था। कोई हैरानी की बात नहीं कि वह गुस्सा था और उसे किडनैप करके आमंत्रण झील ले आया था। लगता है मुझे भविष्य में अपनी साधना पर और ज्यादा मेहनत करनी होगी, वरना अगर यह असुर सम्राट मुझसे संतुष्ट नहीं हुआ और इसने मुझे एक कंकाल में बदल दिया तो बहुत बुरा होगा। तभी एक ठंडी लेकिन बहुत ही प्यार भरी आवाज आई, तारानकन तारानकन, अगर तुम्हें मजे करना इतना ही पसंद है तो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। तारानकन तारानकन। धड़ाम। ये सुनकर काव्या ने लगभग अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के चक्र को उल्टा घुमा दिया और उसे लगभग एक जानलेवा आघात की हुई का विचलन लग ही गया था। वह सच में पूछना चाहती थी, तारानकन महामहिम, क्या आज रात चांद इतना खूबसूरत है कि आपका दिमाग खराब हो गया है? तारानकन। ये कहने के बाद रुद्र अपने उसी ठंडे और शांत रवैये में लौट आया जबकि काव्या पागलों की तरह आध्यात्मिक ऊर्जा को सोख रही थी। झील की सतह पर जामुनी रोशनी चमक रही थी और अंधेरी रात में जामुनी लबादा पहने उस औरत में अनगिनत आध्यात्मिक ऊर्जा समा रही थी और उसकी नसों में और भी ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा इकट्ठा हो रही थी। तारानकन तारानकन, कड़क। तारानकन तारानकन। आध्यात्मिक साधक के 8वें चरण की रुकावट टूट गई और काव्या स्वाभाविक रूप से 9वें चरण में पहुंच गई। काव्या ने अपनी आंखें खोलीं और आखिरकार उसने 9वें चरण में प्रवेश कर लिया।
आध्यात्मिक साधक के स्तर पर उसकी साधना को इतनी आसानी से होते देखकर धोखा मत खाए। एक आध्यात्मिक सम्राट बनने से पहले उसे अभी एक लंबा सफर तय करना था। आध्यात्मिक साधक का स्तर तो साधना की बस एक शुरुआत थी। आप जितना आगे बढ़ेंगे, साधना उतनी ही धीमी होती जाएगी। काव्या ने ऊपर रुद्र की ओर देखा और कहा, मैंने सफलतापूर्वक 9वें चरण में प्रवेश कर लिया है। आधी रात होने वाली है, हमें वापस चलना चाहिए। रुद्र ने हल्का सा सिर हिलाया, काव्या को अपनी बाहों में खींचा और फिर एक छलांग के साथ आमंत्रण झील से गायब हो गया। रुद्र काव्या को रायचंद परिवार के घर ले गया, लेकिन फिर वह उसके कमरे में बैठ गया और जाने से इनकार कर दिया। काव्या ने कमजोर आवाज में कहा, रुद्र, क्या तुम सफर से थक गए हो? क्यों ना मैं तुम्हारी खातिरदारी के लिए तुम्हें अपनी हाथ की बनी हर्बल चाय पिलाऊं? ठीक है। जैसे ही काव्या चाय बनाने गई, काले कपड़ों में एक आदमी अचानक अंदर घुस आया और एक खौफनाक और जानलेवा ऊर्जा उस पर छा गई। काव्या अपने हाथ में मौजूद जहरीली सुई फेंकने ही वाली थी, लेकिन कोई उससे भी ज्यादा तेज था। तारांकन तारांकन, धड़ाम, तारांकन तारांकन। काले कपड़ों वाला वह आदमी पलक झपकते ही जमीन पर गिर पड़ा। उसकी वह बांह जिसने लंबी तलवार को पकड़ा हुआ था, वह धीरे धीरे हड्डी में बदल रही थी। उसने खौफ से उस ठंडे, दानव जैसे आदमी की ओर देखा, मानो उसने उसकी पहचान का अंदाजा लगा लिया हो। तारांकन तारांकन, रात्रि, रात्रि सम्राट, तारांकन तारांकन। रात्रि सम्राट काव्या के कमरे में क्या कर रहे थे? अगर उन्हें पहले पता होता तो भले ही उनके संगठन के पास 1000 जिंदगियां होती, फिर भी वे काव्या पर हाथ उठाने की जुर्रत नहीं करते। काव्या ने रुद्र की ओर देखा, वह बहुत खौफनाक था। अगर इस हत्यारे में रायचंद परिवार के घर में घुसकर उसे मारने की काबिलियत थी, तो वह कम से कम आध्यात्मिक सम्राट के स्तर का तो होना ही चाहिए। लेकिन रुद्र के सामने यह इंसान एक छोटी सी चींटी जितना कमजोर था। इस पल उस हत्यारे को एक ऐसा खौफ महसूस हुआ जिसकी कोई हद नहीं थी। उसके सामने खड़ा इंसान रात्रि सम्राट था और इस आदमी की पकड़ से बचना निश्चित रूप से किसी ख्याली पुलाव जैसा था। इस समय हत्यारे की पूरी बांह पूरी तरह से सफेद हड्डी में बदल चुकी थी। काव्या ने कहा, रुद्र, इसे जान से मत मारना। इस हत्यारे की ऊर्जा बिल्कुल उस हत्यारे से मिलती जुलती थी जिसने पिछली बार वीरान जंगल में उसे मारने की कोशिश की थी। हालांकि वे तीनों नौसिखिए हत्यारे थे जो एक महान योद्धा के स्तर पर भी नहीं पहुंचे थे, जबकि यह एक योद्धा सम्राट के स्तर का बेहतरीन हत्यारा था। काव्या रायचंद ने पूछा, चूंकि तुम पकड़े गए हो तो ईमानदारी से कबूल करो, तुम्हें मुझे मारने के लिए किसने भेजा है? और तुम किस हत्यारे संगठन से हो? हत्यारे की पीठ ठंडे पसीने से भीग चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, एक हत्यारे के अपने उसूल होते हैं, मैं नहीं बता सकता। पफ! अचानक काव्या की ओर एक जहरीली सुई फेंकी गई। जल आत्मा ढाल। काव्या ने जल्दी से खुद को बचाया। वूश! काव्या के हाथ से एक जादुई सुई निकली और उसके शरीर में घुस गई। तुम खुद मुसीबत को बुलावा दे रहे हो। तुम तो साक्षात मौत को दावत दे रहे हो। उसकी जहरीली सुई तो निशाने से चूक गई, लेकिन वह काव्या के जहर का शिकार हो गया। अचानक एक असहनीय दर्द ने उसकी हिम्मत को चकनाचूर कर दिया। वह चीख पड़ा और उसकी आंखों की पुतलियां धीरे धीरे फैलने लगीं। काव्या ने ठंडे स्वर में कहा, बताओ, इस परिवार की मालकिन की हत्या करने के लिए तुम्हें किसने भेजा था? मालकिन देविका ओयांग वेई। देविका अभी भी हार नहीं मान रही है। काव्या की आंखों में एक ठंडी चमक आ गई और उसने फिर पूछा, तो तुम किस संगठन से जुड़े हो? यमराज का संगठन, एलायंस ऑफ यमा। यमराज का संगठन विदर्भ राज्य का कोई हत्यारा संगठन नहीं है, बल्कि विदर्भ राज्य के पड़ोसी देश किंग राज्य का नंबर 1 हत्यारा संगठन है। उसे मारने के लिए देविका ने सच में विदेश से एक हत्यारा काम पर रखा था। पूरी जानकारी मिल जाने के बाद रुद्र ने बहुत ही खामोशी से सबूत मिटाने के लिए लाश को ठिकाने लगा दिया। इससे पहले कि वह हत्यारा चीख भी पाता, उसका पूरा शरीर हड्डियों में बदल गया और फिर पूरी तरह से गायब हो गया। काव्या ने नीचे देखा और वह उस जहरीली सुई को उठाने की तैयारी करने लगी जिसका इस्तेमाल अभी उस हत्यारे ने किया था, लेकिन रुद्र ने उसकी कलाई पकड़ ली। काव्या हंसी और बोली, रुद्र, ये थोड़ा सा जहर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस औरत की मुस्कान में एक मदहोश कर देने वाला आकर्षण था। उसे जहर और दवाइयों पर अपनी पकड़ पर पूरा भरोसा था। उसकी आंखों में चमकने वाली रोशनी किसी की भी आंखों को अंधा कर सकती थी। रुद्र की बर्फीली नीली आंखें और भी गहरी हो गईं और फिर उसने धीरे से काव्या का हाथ छोड़ दिया। काव्या ने वह जहरीली सुई उठाई और उसकी जांच की। यमराज के संगठन का जहर कुछ खास नहीं है। बेहतर होगा कि तुम अब रुक जाओ, वरना मैं, इस परिवार की मालकिन, तुम्हें जिंदा दफनाने के लिए एक पूरा ठेला भरकर जानलेवा जहर भेजूंगी। एक समय था जब किसी ने मृत्युंजय काव्या का वैद्य रूप को जान से मारने के लिए एक हत्यारे संगठन को रिश्वत दी थी। नतीजतन उसने सीधे जानलेवा जहर से भरा एक पूरा हवाई जहाज तैयार किया और उनके हत्यारे संगठन के मुख्यालय को तबाह कर दिया। उस दिन के बाद से किसी भी हत्यारे संगठन ने कभी मृत्युंजय काव्या को मारने का काम लेने की जुर्रत नहीं की।
वूश, उसी पल एक गहरी आकृति तेजी से आगे बढ़ी और एक घुटने के बल बैठ गई। मालकिन, कृपया हमें माफ कर दें। हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक हत्यारा अंदर घुस आया है जिसने आपको डरा दिया। काव्या ने अपना हाथ हिलाया और कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उसकी ताकत तुमसे बहुत ज्यादा है। लगता है तुम्हें जल्द से जल्द योद्धा सम्राट और आध्यात्मिक सम्राट के स्तर तक पहुंचना होगा। छाया एक बेबस था। वे काफी समय से महान योद्धा के स्तर के 9वें चरण पर अटके हुए थे। अगर योद्धा सम्राट और आध्यात्मिक सम्राट बनना इतना आसान होता तो आध्यात्मिक सम्राट पूरे विदर्भ राज्य में बेखौफ घूम रहे होते। मालकिन, मालकिन, हमारे पास एक खबर है। छाया 2, जो खुफिया जानकारी जुटाने का काम देखता था, अचानक बहुत ही उत्साह के साथ दौड़ता हुआ आया। छाया 1 ने उसे डांटते हुए कहा, छाया 2, मालकिन के सामने तुम्हारी इस तरह उतावलापन दिखाने की हिम्मत कैसे हुई? मालकिन, हमें चमकीला चांद ज़ेड ऑर्किड और कैसिया अंबर फूल की खबर मिली है। छाया 2 अभी भी बहुत उत्साहित था। सच में? काव्या भी खुशी से झूम उठी। ये दोनों आध्यात्मिक जड़ी बूटियां मेरे चाचा जी की आंखों का इलाज करने के लिए सबसे जरूरी जड़ी बूटियां हैं। एक बार जब वह इन दोनों जड़ी बूटियों को हासिल कर लेगी तो वह उनके इलाज की दवा बनाना शुरू कर सकती है और उसके चाचा जी की आंखों की रोशनी कुछ ही समय में वापस आ जाएगी। कहाँ हैं वे? छाया 2 ने जवाब दिया, मालकिन, वे वैद्यराज की घाटी में वैद्यराज के पास हैं। इस पल रुद्र ने कुछ नहीं कहा और वहां से गायब होने की तैयारी करने लगा। काव्या ने अचानक पुकारा, रुद्र रुको। मेरी अपनी एक योजना है, मुझे हर काम में तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। भले ही रुद्र ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन काव्या को लगा कि वह निश्चित रूप से तुरंत वैद्यराज की घाटी जाने, वैद्यराज को जान से मारने और फिर उन दोनों आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को चुराने की योजना बना रहा है। भले ही उसके इरादे कुछ और थे, लेकिन वह उसके एहसानों के बोझ तले नहीं दबना चाहती थी। आखिरकार मृत्युंजय काव्या हमेशा से एक बेफिक्र जिंदगी जीती आई थी। यहाँ तक कि जब उसे दूसरों से काम करवाने की जरूरत होती थी तो यह हमेशा एक बराबर का सौदा होता था और वह कभी किसी की कर्जदार नहीं रही थी। आखिरकार एहसान का कर्ज चुकाना सबसे मुश्किल होता है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि इस दुनिया में जहाँ ताकतवरों का राज चलता है उसका सामना इतने खौफनाक और ताकतवर इंसान से होगा। उसने उस पर जो एहसान किए थे वे ऐसे थे जिन्हें वह ठुकरा नहीं सकती थी, और अब वे पहाड़ की तरह ऊंचे होते जा रहे थे। अब जब रायचंद परिवार विदर्भ राज्य में अपना रुतबा वापस पाने वाला है तो वे निश्चित रूप से उन कामों के लिए उस पर निर्भर नहीं रहना चाहते जिन्हें वे खुद संभाल सकते हैं। रुद्र वहां से नहीं गया और छाया 1 और छाया 2 भी हैरान रह गए। उनमें से जो लोग परछाइयों में काम करते हैं वे स्वाभाविक रूप से जानते हैं कि महामहिम रात्रि सम्राट मालकिन के संपर्क में रहे हैं, लेकिन रात्रि सम्राट, जो हमेशा अपनी मर्जी के मालिक होते हैं और अजीब तरह से बर्ताव करते हैं, वे सच में मालकिन की बात सुनते हैं। इस परिवार की मालकिन सच में बहुत ही खास और बेमिसाल हैं। काव्या ने कहा, छाया 2, ये खबर फैला दो कि आज रात मुझ पर घात लगाकर हमला किया गया और मुझे जहर दे दिया गया है। मुझे देखने और मेरा इलाज करने के लिए रसवैद्यों को बुलाओ। जी। भले ही उन्हें समझ नहीं आया कि उनकी मालकिन क्या खेल खेल रही हैं, लेकिन उनके अनुयायी होने के नाते वे बस उनके आदेश का पालन करेंगे। काव्या ने सारे इंतजाम करने के बाद कहा, मैं ये सब संभाल सकती हूँ। तुम अब वापस जा सकते हो। तुम्हें जहर दिया गया है, मैं तुम्हारे साथ रुकूंगा। रुद्र ने ठंडे स्वर में कहा। लेकिन मुझे कोई जहर नहीं दिया गया है। काव्या का चेहरा निराशा से भर गया। तुमने ही तो कहा था। काव्या रुद्र की इन बेतुकी बातों को सुनकर पूरी तरह से सुन्न पड़ गई थी। उसने बेबसी से कहा, अगर तुम रुकना चाहते हो तो रुक सकते हो, मैं तो सोने जा रही हूँ। रुद्र सोती हुई काव्या के पास तब तक बैठा रहा जब तक कि वह गहरी नींद में नहीं सो गई, और फिर वह वहां से चला गया। अगले दिन ये खबर आग की तरह फैल गई कि रायचंद परिवार की मालकिन को जहर दे दिया गया है, और रायचंद परिवार के सभी रसवैद्य उनका इलाज करने में पूरी तरह से बेबस हैं। ये खबर मिलते ही यज्ञ बिना ठीक से कपड़े पहने ही रायचंद परिवार के घर की ओर दौड़ पड़ा। बॉस, वह अंदर घुसने ही वाला था कि छाया 1 ने उसे रोक लिया। युवा स्वामी यज्ञ, मालकिन अभी सो रही हैं। अगर आपने उन्हें जगाया तो इसके अंजाम बहुत बुरे होंगे। सो रही हैं? यज्ञ के चेहरे पर हैरानी की एक झलक दिखाई दी। युवा स्वामी यज्ञ, आप बस बिना वजह परेशान हो रहे हैं। क्या आपको सच में लगता है कि कोई जहर हमारी मालकिन का कुछ बिगाड़ सकता है? यज्ञ ने एक पल के लिए सोचा और उसकी आंखों में समझ की एक चमक आ गई। बॉस की दवाइयों और जहरों की जानकारी बेमिसाल है। अगर कोई भी बॉस को जहर देने की कोशिश करेगा तो वह केवल अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगा। लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर दी, यज्ञ ने आह भरते हुए कहा। छाया 1 ने कहा, युवा स्वामी यज्ञ, भले ही आप सच्चाई जानते हैं, लेकिन फिर भी आपको नाटक करना होगा। आप किसी को भी ये पता नहीं चलने दे सकते कि आप नाटक कर रहे हैं। मालकिन की कोई और ही योजना है। जी।
जहां तक रायचंद परिवार के तीसरे स्वामी आदित्य रायचंद का सवाल था, उन्होंने छाया एक के कुछ भी बताए बिना ही सब कुछ समझ लिया था। वे सच में एकदम एक जैसे चाचा भतीजी हैं जो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। जल्द ही यह ऐलान किया गया कि तीसरे स्वामी आदित्य रायचंद ने रायचंद परिवार की मालकिन का इलाज करने वाले किसी भी ऋषवैद्य के लिए विदर्भ राज्य में एक बहुत बड़े इनाम की घोषणा की है। जो भी रायचंद परिवार की मालकिन का इलाज करेगा, मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। तीसरे स्वामी आदित्य रायचंद अपनी भतीजी से बेइंतहा प्यार करते हैं और उसकी जान बचाने के लिए वे कुछ भी करने को तैयार हैं। भले ही विदर्भ राज्य के सभी मशहूर ऋषवैद्य रायचंद परिवार द्वारा दिए जाने वाले उस बहुत बड़े इनाम को पाना चाहते थे, लेकिन काव्या के जहर की जांच करने के बाद उन सभी ने हार मानकर अपना सिर हिला दिया। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है कि मालकिन काव्या को किस तरह का जहर दिया गया है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अफसोस, मेरी दुआ है कि रायचंद परिवार की मालकिन पर कोई चमत्कार हो जाए। रायचंद परिवार की मालकिन इस बार सच में मौत के कगार पर थी, इसलिए शाही परिवार ने भी अपनी चालें चलना शुरू कर दिया। राजकुमार सिद्धार्थ, राजकुमार ली अपनी पूर्व मंगेतर को देखने के लिए कई ऋषवैद्यों को लेकर आए। चूंकि रायचंद परिवार के छाया रक्षक केवल ऋषवैद्यों को ही अंदर जाने की इजाजत देते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से महामहिम राजकुमार सिद्धार्थ को बाहर ही रोक दिया गया। कुछ ही देर बाद ऋषवैद्यों का वह समूह बाहर आया और वे बेबसी से अपना सिर हिला रहे थे। वह लांती औरत आखिरकार मरने वाली है, ये पक्की खबर मिलने पर राजकुमार सिद्धार्थ की आंखों में एक अजीब सी खुशी चमक उठी। काव्या रायचंद सच में बहुत घमंडी है। उसने मेरी सगाई तोड़ने की जुर्रत की, मेरा ताबूत बीच सड़क पर फेंक कर मेरी बेइज्जती की और फिर उसने मुझे धमकाकर मुझसे 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी वसूल लीं। काव्या ने जो घटिया हरकतें की हैं, उनकी गिनती करना भी मुश्किल है। उसकी मौत करीब है और यह सच में बहुत सुकून देने वाली बात है। लेकिन भले ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, फिर भी मुझे थोड़ा पछतावा भी हो रहा था। क्या जामुनी रंग की पोशाक में वह औरत, जो इतनी घमंडी और बेफिक्र है, जो हवा की तरह आज़ाद और जिद्दी है, सच में इस तरह गायब हो जाएगी? राजकुमार सिद्धार्थ के जाने के बाद शाही फरमान के साथ युवराज शौर्य भी राजमहल के कई ऋषवैद्यों को लेकर काव्या को देखने आए। उस दिन काव्या से हारने के बाद से युवराज शौर्य की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ था। वे ऐसी हालत में कैसे ठीक हो सकते थे? अब वे बस ये पक्का करने आए थे कि काव्या मरेगी या नहीं। उसकी मेरे खिलाफ ऐसी साजिश रचने की हिम्मत कैसे हुई? वह सच में मरने लायक है। राजमहल के मुख्य हकीम ने भी काव्या के लिए मौत की सजा सुना दी थी, जिससे आखिरकार युवराज शौर्य को सुकून मिल गया। इस औरत ने मेरी बेदाग जिंदगी पर दाग लगा दिया, ये सच में मरने लायक है। हा हा हा, बहुत बढ़िया, वह काव्या आखिरकार मरने वाली है। देविका, मालकिन देविका ने सिंह परिवार के घर में पागलों की तरह हंसते हुए कहा। लेकिन वह तुरंत क्यों नहीं मर गई? अगर वह जल्दी मर जाती तो ज्यादा अच्छा होता। ये जानने के बाद भी कि काव्या मरने वाली है, देविका फिर भी यही शिकायत कर रही थी कि काव्या बहुत धीरे धीरे मर रही है। मुखिया सिंह परिवार के मुखिया ने कहा, विक्रम रायचंद ने निश्चित रूप से काव्या के लिए जान बचाने वाली बहुत सी चीजें छोड़ी होंगी जो उसे अभी तक जिंदा रखे हुए हैं, लेकिन वह ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी। यमराज के संगठन का जहर सच में जानलेवा होता है। शाही परिवार और सिंह परिवार के अलावा सबसे ज्यादा खुश रायचंद परिवार के कुलश्रेष्ठ थे। अगर वे इस समय रायचंद परिवार के घर में न रह रहे होते और उनके लिए पटाखे फोड़ना अजीब न लगता, तो वे शायद अब तक एक साथ आतिशबाजी और पटाखे फोड़ना शुरू कर चुके होते। आखिरकार मेहमानों का आना बंद हो गया। रायचंद परिवार की मालकिन काव्या, जो जहर के कारण बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी, उसने अपनी आंखें खोली और छाया दो द्वारा बताई गई खबरें सुनी। उसके होंठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। क्या उन्हें इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत है? जब मैं वापस आऊंगी तो मैं उन्हें उतना ही रुलाऊंगी जितना वे अभी हंस रहे हैं। रायचंद परिवार के बारे में जो आखिरी खबर बाहर आई थी, वह ये थी कि रायचंद परिवार की मालकिन को जो जहर दिया गया है, उसका कोई इलाज नहीं है, इसलिए वे जहर का इलाज कराने के लिए वैद्यराज की घाटी जाकर वैद्यराज को ढूंढने की तैयारी कर रहे हैं। वैद्यराज न तो विदर्भ राज्य का है और न ही किंग राज्य का। वह एक बहुत ही रहस्यमयी इंसान है जिसका स्वभाव बहुत अजीब है। इलाज चाहने वाले लोगों को उसकी सख्त शर्तों को मानना पड़ता है, तभी वह उनका इलाज करता है। क्या वैद्यराज की घाटी जाना? आदित्य रायचंद तीसरे स्वामी सच में बहुत होशियार हैं। वे काव्या को जिंदा रहते हुए वैद्यराज की घाटी तक ले जा सकते हैं। हम किसी भी कीमत पर वैद्यराज को काव्या के जहर का इलाज नहीं करने दे सकते। सिंह परिवार के मुखिया ने बहुत ही खूंखार आवाज में कहा। काव्या ने वैद्यराज की घाटी के लिए अपनी यात्रा शुरू कर दी। बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि उसकी सुरक्षा के लिए 10 से ज्यादा छाया रक्षक हैं, लेकिन असल में रायचंद परिवार के सभी 99 छाया रक्षकों को इस काम में लगा दिया गया था। अपने जानलेवा जहर का फायदा उठाते हुए वह वैद्यराज की घाटी जा रही थी, जहां वह अपने चाचाजी की आंखों के इलाज के लिए जादुई जड़ी बूटियां हासिल कर सकती थी और रास्ते में कुछ पैसे भी कमा सकती थी।
एक तीर से दो निशाने, तो क्यों न आजमाया जाए। काव्या ने ये बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि जैसे ही वह शहर के दरवाजे से बाहर निकलेगी, अचानक उसकी बग्घी में एक आदमी आ जाएगा और न तो छाया एक और न ही किसी और को इसका पता चलेगा। काव्या ने पुकारा, रुद्र रात्रि सम्राट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। रुद्र ने ये कुछ शब्द कहे और फिर काव्या की नई बग्घी के मुलायम सोफे पर आराम से लेट गया। काव्या के होंठ फड़क उठे, हालांकि उसे लगा कि उसे वैद्यराज की घाटी तक उसके साथ जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन विदर्भ राज्य के उस रात्रि सम्राट को, जिससे सब खौफ खाते थे, बग्घी से धक्का देने की ताकत उसके अंदर नहीं थी, इसलिए उसने सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दिया। रायचंद परिवार की मालकिन, जो सच में बहुत अमीर थी, वह वैद्यराज की घाटी जा रही थी। हर कोई अपनी किस्मत आजमाने के लिए बेताब था। विजयनगर से निकलने के कुछ ही देर बाद कुछ लोग काव्या को लूटने के लिए और इंतजार नहीं कर सके। हम उसे मारना नहीं चाहते, बस रायचंद परिवार की मालकिन से कहो कि वह अपने सारे पैसे हमें दे दे और हम उसे तुरंत जाने देंगे। छाया 2 और उसके साथियों ने सीधे हमला कर दिया, जो कि उनकी ताकत के हिसाब से बहुत ज़्यादा था। उनकी इतनी हिम्मत कि वे हमारी मालकिन को लूटने की कोशिश करें। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, ये समूह साफ तौर पर उनके सामने कुछ भी नहीं था। छाया रक्षकों ने उन्हें बुरी तरह पीटा। अपने सारे पैसे निकालो। छाया एक हंसा। मालकिन ने कहा था, अगर कोई मोटी मुर्गी हमारे दरवाजे पर खुद चलकर आती है तो हमें उसे हलाल करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। मालकिन ने यह भी कहा था कि इतने भारी भरकम इंतजाम के साथ सफ़र करते हुए अगर वे कुछ पैसे नहीं कमाते तो ये रायचंद परिवार की शानदार साख के साथ नाइंसाफ़ी होगी। डाकू रोने की कगार पर थे। क्या आप मजाक कर रहे हैं? क्या हम आपको लूट रहे हैं या आप हमें लूट रहे हैं? आप रायचंद परिवार वालों को हमारे इन थोड़े से पैसों की क्या ज़रूरत है? छाया एक ने खूंखार आवाज में कहा, बकवास बंद करो, पैसे निकालो वरना मारे जाओगे। अंत में उन्होंने बेमन से अपना सब कुछ उन्हें सौंप दिया। छाया एक और उसके साथियों को रास्ते में ऐसे कई लोग मिले। भले ही रायचंद परिवार की दौलत सच में किसी को भी लालच में डाल सकती थी, लेकिन उन्हें यह भी सोचना चाहिए था कि क्या उनके पास इसे हथियाने की ताकत है। साफ तौर पर कुछ चालाक लोग भी थे जिन्होंने आध्यात्मिक सम्राटों और योद्धा सम्राटों को भेजा था। जब ऐसे हालात पैदा हुए तो मालकिन ने कहा, सब कुछ इस्तेमाल करो, मिलकर हमला करो, गुप्त हथियार, जहर, हम उन्हें जान से मारने में नाकाम होने से नहीं डरते। धड़ाम, बाहर एक खौफनाक लड़ाई चल रही थी। इस बार उनका सामना एक बहुत ही खूंखार लुटेरे गिरोह से हुआ था। आखिरकार किसी ने छाया रक्षकों का घेरा तोड़ दिया और कहा, रायचंद परिवार की मालकिन बग्घी में है। अगर रायचंद परिवार की मालकिन हमारे कब्जे में आ गई तो हमें इस बात का डर कैसे हो सकता है कि ये छाया रक्षक हमारी बात नहीं मानेंगे। ये सच है। काव्या के होंठ फड़क उठे। भाइयों, तुम लोगों ने जगह चुनने में बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर तुम्हें पता होता कि उस बग्घी के अंदर कौन है तो तुम शायद इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कभी नहीं करते। बेशक इन लोगों से निपटने के लिए रुद्र को कुछ करने की जरूरत नहीं थी। वूश वूश वूश, अनगिनत तरल औषधियां एक साथ उड़कर बाहर आईं। काव्या ने अपना हाथ उठाया और बग्घी के चारों ओर जहरीला पाउडर छिड़क दिया। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, कई महान योद्धा और एक योद्धा सम्राट रायचंद परिवार की मालकिन की उस साधारण सी दिखने वाली लेकिन शानदार बग्घी के पास गिर पड़े। इस पल वे पूरी तरह से सुन्न हो गए थे और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। छाया एक ने शान से बाकी लोगों को ठिकाने लगाने के बाद हंसते हुए कहा, तुम लोग काफ़ी ताकतवर हो, तुम्हारे पास काफ़ी बचत भी होगी, सब कुछ निकाल दो। लुटेरे लगभग खून की उल्टियां कर रहे थे। क्या वे सच में सबसे अमीर परिवार के छाया रक्षक थे या नंबर 1 डाकू? रास्ते भर उन्होंने सिर्फ लोगों को लूटकर बहुत सारे पैसे कमाए। जैसा कि उम्मीद थी, मालकिन द्वारा बनाई गई पैसे कमाने की योजना कोई आम योजना नहीं थी। वैद्यराज की घाटी विदर्भ राज्य के पूर्वी हिस्से की एक घाटी में स्थित है, जो हिम महाद्वीप में फैले पश्चिमी कियोंग पहाड़ों से ज़्यादा दूर नहीं है। 7 दिन के सफ़र के बाद वे वैद्यराज की घाटी के करीब पहुंचने वाले थे। चूंकि वैद्यराज की घाटी एक सुनसान इलाके में है और किसी भी शहर या गांव के करीब नहीं है, इसलिए उन्होंने तंबू लगाकर रात बिताने का फैसला किया। रात बहुत अंधेरी और हवादार थी। चमकदार चांद घने बादलों के पीछे छिपा था और एक ठंडी हवा चल रही थी। ये कत्ल करने का बिल्कुल सही समय था। वूश वूश वूश, उसी पल दर्जनों आकृतियां अचानक अपने ठंडे हथियारों के साथ आसपास के पेड़ों से नीचे उतरीं। मार डालो, एक ठंडी और बेरहम आवाज गूंज उठी।